नमस्कार साथियों। आवेश मैथ्स ऑनलाइन गणित विषय के प्लेटफॉर्म पर जो टेस्ट नंबर तीसरा सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए आयोजित किया गया था और उस तीसरे टेस्ट के अंदर कौन कौन से प्रश्न थे 90 तक के प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उसके वीडियो सॉल्यूशन के तीसरे पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन वाले प्रश्न, यानी कि जो आपके स्नातक स्तर के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को डिस्कशन हम लोग इस पार्ट के अंदर कर रहे हैं। तो चलिए इससे शुरुआत करते हैं हम लोग। 91 समुच्चय S 1 प्लस माइनस 1 की घात n n के उच्चक और निम्नक का मान क्या है? देखिए सर, हम बात कर रहे हैं उच्चक, यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और निम्नक का मतलब है सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होने वाली है। यानी आपको क्या करना होगा सर, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए सर, s इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n की बात हो रही है, और n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और जैसे ही हम लोग n का मान 1 के रूप में रखते हैं, तो बताइए आपके इस सेट की वैल्यू क्या बन जाती है, इस फलन का मान क्या हो जाएगा। अगर n का मान 1 लगाऊंगा तो ये हो गया सर 1, ठीक है, प्लस माइनस 1 टू द पावर n का मान 1 है अपॉन में 1। समझ बात आ रही है सर? तो ये पोजीशन हमारी क्या बन रही है सर, ये पोजीशन हमारी बन रही है 1 माइनस 1 जो कि 0 है। अब आप ध्यान करें सर, ये तो आपका 0 हो गया सर, ठीक है, n बराबर 1 लगाने से। अब जब हम लोग बात करेंगे n टेंस टू इंफिनिटी के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, तो अगर आप देख रहे हैं कि n का मान अगर मैं अनंत की बात करता हूं तो 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहां पर अगर ये सम है, और कीजिए सर, ये अगर आपका सम है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या स्थिति है, सम होने पर अगर अनंत जो है एक नंबर इवन नंबर्स के रूप में रखते हैं तो ये 1 है, 1 में इंफिनिटी का भाग देना 0 हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये विषम संख्या होती तब क्या होता, ये -1 की बात कर लेता, और -1 में अनंत का भाग देने पर भी 0 परिणाम आएगा। तो कुल मिलाकर के ये पोजीशन है हमारी 1 प्लस माइनस 0 जो कि 1 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसको देखता हूँ एक हिसाब से, तो मुझे क्या लग रहा है सर कि 0 जो है मिनिमम नजर आ रहा है और इन्फिनिटी पर 1 नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। वैसे जो इस प्रश्न के अंदर इसका प्रश्न तो आप अपना उत्तर दे सकते हैं सर, क्योंकि इसमें निम्नक सेकंड नंबर का ऑर्डर है और उच्चक जो है पहले क्रम पर है, और सेकंड नंबर में निम्नक की बात n बराबर 1 पर ये परिणाम जो है वो 0 के बराबर बन रहा है। तो इसका मतलब निम्नक जो है वो 0 है, और जब 4 ऑप्शन देखता हूं तो निम्नक 0 केवल ऑप्शन नंबर ए में मुझे नजर आता है। लेकिन देखिए सर, अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये 3/2 उच्चक है ना, जबकि अनंत के ऊपर तो ऐसा हुआ नहीं। अब इसे थोड़ा सा ध्यान देना कि जब मैं इसके पड़ोस में n बराबर 1 के पड़ोस में n बराबर अगर 2 रखने की बात करता हूं, तो हमारी पोजीशन क्या बनती है, ऐसा अपन 2। तो 1 प्लस 1/2 जो कि 3/2 होगा। तो ये जो है, यानी इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आ सकती है उसमें सबसे बड़ी से बड़ा मान यह आपका उच्चक रहने वाला है। ठीक है, तो अपने प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। यहाँ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एक और आगे बढ़ाता हूं मैं, देखिए जैसे मान लिया n बराबर 3 पर रखने की अगर बात करता हूं, तो स्थिति क्या रहेगी, 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर 3 अपॉन 3 जो कि -1/3 यानी 2/3 होगा, जो 1 से छोटा मान आपका आ रहा है। और जैसे ही मैं n बराबर 4 रखूंगा तो 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर 4 अपॉन 4 जो कि सवा यानी 5/4 के बराबर रहेगा। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि अब जो मान आपके चलने वाले हैं सर, वो इस प्रकार से मान चलने वाले हैं। इसके अंदर देखेंगे तो 0 है n बराबर 1 पर, 2 पर जो मान है 3/2 के बराबर है, 3 पर जो मान है और ज्यादा कम हो गया 2/3 है, 4 पर मान जो है 5/4 के रूप में है, और इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। ये आपका क्रम रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो है सबसे मिनिमम वैल्यू आपको नजर आएगी, और ये सारी सारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको नजर आएगी। तो इसका निम्नक जो है 0 है और उच्चक 3/2 है, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे। तो वैसे देखिए सर, अब होगा क्या कि एक में से विषम संख्या होने पर घटना है, तो एक से छोटा नंबर आने वाला है, और सम संख्या होने पर बढ़ना है। और बढ़ क्या रहा है सर, जैसे जैसे आप n का मान बढ़ाएंगे तो 1/3 के बाद 1/4, फिर उसके बाद 1/5, 1/6, और जैसे जैसे n का मान बड़ा होगा तो एक में 1/6 की तुलना में अगर मैं 1/8 जोड़ूंगा तो ज्यादा छोटा रिजल्ट होगा। 1/8 के कंपेयर में 1/10 जोड़ूंगा तो वो परिणाम और भी छोटा रहेगा। तो इसका मतलब 3/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है 0। आपके प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं सर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अनुक्रम एक सीक्वेंस के बारे में बात की जा रही है, और हमारी सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से है, सीक्वेंस -1 टू द पावर n
अब आपका प्रश्न कह रहा है ये कैसी सीक्वेंस है, परिबद्ध है, अपरिबद्ध है, ठीक है ना? अभिसारी है या नहीं है, इस प्रकार की बात है। अब फिर से वही बात करूँगा कि मैं इस सीक्वेंस को अगर मैं लिखना चाहता हूँ, तो बताइए सीक्वेंस क्या होगी सर हमारी? आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि n का मान 1 लगाना है मुझे, है ना? और जैसे ही n का मान 1 लगाना है, कारण क्या है? 1 क्यों लगाना है सर? क्योंकि ये सीक्वेंस में n जो है, वह पद क्रमांक की बात कर रहा है, जो अनुक्रम है, उसका क्रमांक। और जो भी पद होगा, वो या तो दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सवा 2 नंबर का पद हो गया या 5/4 नंबर का पद हो गया या -3 वाला पद हो गया, नहीं होगा। तो n का मान आपको 1, 2, 3 लगाना है और जैसे ही 1 लगाएँगे तो परिणाम -1, 2 लगाने पर परिणाम 1, 3 लगाने पर -1 फिर 1, फिर -1 फिर 1 और इस प्रकार से अप टू इन्फिनिटी ये आपका प्रोसेस चलने वाला है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई देखो, मैं जब इस सीक्वेंस को देखता हूँ और इसके मानों को देखता हूँ, तो मुझे क्या पता लगता है कि भाई इसका जो निम्नक है, यानी छोटे से छोटा मान वो -1 है और इसका जो है उच्चक मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 है। इसका मतलब आप इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है सर, ये परिबद्ध है। ठीक है? और दूसरी चीज़, भई परिबद्ध तो हो गई। अब अपसारी है या नहीं है या अभिसारी है या नहीं है, तो अभिसारी के लिए हमारे दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए सर? कि भई अभिसारी शब्द है तो इसको भी हमको चेक करना होगा। तो अभिसारी की जो स्थिति होती है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करते हैं तो एक यूनिक फाइनाइट नंबर आना चाहिए और कॉची अनुक्रम का मतलब है इन्फिनिटी लिमिट के ऊपर 0 के ऊपर वह जाकर के आपका कन्वर्ज होनी चाहिए, अभिसर्प होनी चाहिए। तो कौन-सी सीक्वेंस कहलाती है? और जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सर, तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए कि अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात करते हुए -1 टू द पावर n की बात करता हूँ, तो 2 परिणाम मुझे प्राप्त होने वाले हैं, -1 और या फिर क्या होगा सर +1, क्योंकि अगर n विषम संख्या के रूप में है, तो आपका परिणाम -1 आने वाला है और अगर n सम संख्या के रूप में है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में 1 आने वाला है। इसका मतलब ये फाइनाइट नंबर तो है, जो परिणाम है वह आपका फाइनाइट है, लेकिन यूनिक नहीं है, बट नॉट यूनिक। तो फाइनाइट के साथ में अगर यूनिक नहीं है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा सर कि यह अभिसारी नहीं होगी। अभिसारी होने की शर्त क्या है? फाइनाइट के साथ में आपका यूनिक नंबर आना चाहिए। यूनिक का अभिप्राय है कि एक ही बिंदु पर वह वैल्यू आपकी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है अलग-अलग है। तो बेसिकली ये आपकी जो अनुक्रम रहा ये दोलनीय है, ऑसिलेटरी है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? परिबद्ध हो गया, लेकिन यह अभिसारी नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, श्रेणी के बारे में बात करते हैं और हमारा प्रश्न कह रहा है श्रेणी जो है निरपेक्ष अभिसारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगी, ये आपका प्रश्न है। देखिए निरपेक्ष अभिसारी की शर्त हमने देखी है कि एक तो अल्टरनेट सीरीज होनी चाहिए, जो कि हमारे पास में है। तो हम 2 चीजें करते हैं, एक तो हम लेबनिज टेस्ट के बारे में बात करते हैं और लेबनिज टेस्ट में होना क्या चाहिए कि जब आप इस सीक्वेंस को देख रहे हैं 1 - 1/2 टू द पावर p प्लस 1/3 टू द पावर p, इस प्रकार से माइनस, तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म वाली आपकी सीक्वेंस यहाँ पर होनी चाहिए सर। ठीक है सर? पहली चीज तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स वाली सीक्वेंस हो और घटती हुई घातों में डिसेंडिंग टर्म्स होनी चाहिए, यानी सबसे पहला पद सबसे बड़ा, उसके कंपेरिजन में दूसरा छोटा, उससे छोटा तीसरा, इस प्रकार से। तो पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि लेबनिज के बारे में बात करते हैं, है ना? और लेबनिज टेस्ट की जब बात की जाती है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और यू एन की जब बात करते हैं, और ये जो यू एन लिखा जाता है सर यहाँ पर, ये हमारा धनात्मक रूप में लिखा जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म्स के रूप में लिखा जाता है। तो लिमिट 1 अपॉन, यहाँ पर क्या हो गया सर, है ना, अनंत हो जाएगा सर, क्योंकि जब पहला दूसरा पद है, 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, तो अनंत पदों की श्रृंखला में nवां पद जो रहेगा वो 1 अपॉन अनंत की घात p हो जाएगा और ये आपका 0 हो गया। इसका मतलब ये अभिसारी तो हो गई है। ये लेबनिज टेस्ट हमारा कहता है, ठीक है, अभिसारी है। ठीक है सर? अब इसके अंदर 2 चीजें होती है कि ये निरपेक्ष है या नहीं है, उसके लिए क्या होना चाहिए? निरपेक्ष होने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका धनात्मक मान, सारे के सारे जो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हैं, आप सभी पदों को पॉजिटिव टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर दें और उसके बाद वापस चेक करें कि क्या अभी भी ये अभिसारी है क्या? भाई मूल रूप से जो अल्टरनेट सीरीज है लेबनिज टेस्ट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और यू एन यानी nवां पद जो कि विदाउट साइन आपका लिया जाएगा, उस nवें पद का उत्तर तो 0 आना चाहिए, तो अभिसारी होगी।
और उसके बाद में हम सभी पदों को धनात्मक पद मान करके धनात्मक पद बनाते हुए जो श्रेणी बनती है उसको भी हम चेक करेंगे। अगर वह अभिसारी है इसका मतलब वो निरपेक्ष अभिसारी रहेगी, लेकिन धनात्मक पद बनाने के बाद जो सीरीज आपकी बनी अगर वह अपसारी हो गई तो इसका मतलब यह सशर्त यानी कंडीशनल अभिसारी कन्वर्जेंट रहेगी। तो चलिए लेबनिज टेस्ट तो हम लोगों ने कर लिया है। अब दूसरी बात कर रहे हैं कि हम बात करेंगे समेशन और ये यूएन सभी धनात्मक पदों को लेने की बात कर रहा हूं। ऐसा 2 टू द पावर पी 1/3 टू द पावर पी और इस प्रकार से 1/4 टू द पावर पी ऐसा हो गया। तो ये पोजीशन बनती है सर हमारी समेशन है ना 1/n टू द पावर पी और इसको हम लोग कह सकते हैं पी सीरीज टेस्ट। और पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है सर हमारा कि भाई यह अभिसारी कब होने वाली है, यह अभिसारी होगी अगर p ग्रेटर देन 1 होगा। और दूसरी बात यह अपसारी कब होने वाली है, यह अपसारी उस स्थिति में होने वाली है जब p लेस देन इक्वल टू 1 होने वाला है। तो हमने कहा कि निरपेक्ष अभिसारी एब्सोल्यूट कन्वर्जन होने के लिए यहां भी अभिसारी होना चाहिए मूल सीरीज और इस स्थान पर भी अभिसारी होनी चाहिए। और ये अभिसारी होने के लिए यानी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट या इसको अभिसारी बनाने के लिए p का मान कैसा होना चाहिए, p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलते हैं सर आगे की ओर। एक धनात्मक पदों की कोई श्रेणी समेशन यूएन अभिसारी होगी। देखिए सीधा सीधा परिणाम है आपका, ठीक है ना। और जब हम लोग इस परिणाम की बात करते हैं आपने जो है अलग अलग ऐसे दो प्रकार के परिणाम पढ़े होंगे सर, ठीक है ना। एक तो आपने पढ़ा होगा कि जब डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट की बात करते हैं इस प्रकार से है ना, और इसके अंदर ये लेस देन 1 होता है तो ये क्या स्थिति होती है सर हमारी, यह अभिसारी होती है। और इसी क्रम के अंदर डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, और अगर मैं यूएन ऊपर की ओर रखता हूं और यूएन प्लस 1 नीचे की ओर रखता हूं तो ग्रेटर देन 1 होने पर यह हमारी अभिसारी होगी। और ठीक ठीक इसी पैटर्न के ऊपर अगर मैं बात करता हूं आपके लिए तो हमारी स्थिति क्या बनने वाली सर, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी और लॉग यानी ये पावर जो है 1/n के रूप में बाहर की तरफ लॉग ऐसा करते हैं हम लोग। और यू एन प्लस 1 और यू एन अगर इस प्रकार का सीक्वेंस है तो लेस देन 1 होने पर अभिसारी होने वाली है सर, ठीक है। लेकिन यहां पर जब मैं देख रहा हूं तो यू एन ऊपर की ओर है, इसका मतलब क्या है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 लेस देन, एक मिनट सर यहाँ पर हाँ लेस देन हो गया ना, तो लेस देन हो गया और ये जब मैंने क्रम बदला तो असमिका का निशान बदलेगा। ग्रेटर देन 1 होने पर क्या होने वाली है, यह अभिसारी होने वाली है। तो कुल मिलाकर के हमारा ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा, सीधी डायरेक्ट अप्रोच है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक परिवहन समस्या की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर एम फैक्ट्री है और एन दुकानें हैं, एम फैक्ट्री और एन दुकानें हैं तो प्रतिबंधों की संख्या क्या होगी। नो डाउट सर सीधा सीधा डायरेक्ट रिजल्ट है, एम दुकान, ठीक है ना, एम फैक्ट्री एन दुकानों की स्थिति में जो कंडीशंस आपके रहने वाली दोनों का योग रहने वाला है, एम प्लस एन कंडीशन आपके प्रतिबंध होंगे तभी वो समस्या आपकी हल होगी। चलिए निम्न में से कौन सा अवमुख समुच्चय नहीं है, हमारा प्रश्न कॉन्वेक्स सेट की बात कर रहा है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर, कॉन्वेक्स सेट का मतलब एक ऐसे सेट का है कि उस सेट के अंदर के कोई भी दो बिंदु लिए जाएं, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूरा का पूरा उस सेट के अंदर अगर है तो वह अवमुख सेट होता है। समझ गए ना, पूरा का पूरा। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा स्क्वायर बनाया, ये आपका एक सेट है, समझ गए बात को। और इसमें मैं कहीं पर भी दो बिंदु लेता हूं, मान लिया एक बिंदु यहां पर लिया एक बिंदु यहां पर लिया, उसको मिलाने वाला पूरा का पूरा रेखाखंड अगर उस सेट के अंदर है तो उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं सर, ये अवमुख समुच्चय कहने वाले हैं, ठीक है। और मान लिया मैंने इस प्रकार से एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया, देखो ऐसा, और इसके अंदर से कोई दो बिंदु मैंने लिए। देखो जो बिंदु तो इस सेट के अंदर है, मान लिया यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है, और जब मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो मुझे बताइए जो रेखाखंड है क्या पूरा का पूरा सेट के अंदर है या नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं है, तो इसका मतलब ये अवमुख समुच्चय आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो बेसिकली आपको डेफिनेशन पता लग गई है सर, ठीक है ना। अब चलिए इसके अंदर वन बाय वन बात करते हैं। भाई पहला ऑप्शन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की फॉर्म है आपकी। इसका मतलब ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, बात समझ में आ गई। और चूंकि यहाँ पर देखिए एक बार जो है इसका मान 3 की और एक बार 5 की बात करता है, यानी दो सर्कल्स के बारे में हमारी बातचीत हो रही है सर इस प्रश्न के अंदर, ठीक है। गौर कीजिए हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर ए की बात करूंगा तो मेरे पास में ऐसे दो सर्कल रहने वाली बात करूंगा। एक सर्कल की बात हो रही है जिसके अंदर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 3 बन रहा है पहली सिचुएशन। और दूसरी में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 बन रहा है। इसका मतलब बेसिकली दो सर्कल्स हैं, लेकिन ये दोनों सर्कल्स उनका केंद्र बिंदु 0,0 है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपके हो गए, सकेंद्रीय वृत्त हो गए। और एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है 3 से बड़ी की बात कर रहा है या बराबर की बात कर रहा है, दूसरा 5 या 5 से छोटी की बात कर रहा है, तो बेसिकली सर्कुलर रिंग की बात हो रही है ना? ये आपके दिमाग में आए कि ये त्रिज्या जो है आपकी 3 है और ये त्रिज्या जो है आपकी 5 है, और जो रीजन लिया जा रहा है वो बेसिकली आपका ये सर्कुलर रिंग वाला रीजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका ये कहता है। अब मुझे बताओ इस रीजन के अंदर, इस सेट के अंदर जो सर्कुलर रिंग का रीजन है, उसमें कोई भी दो बिंदु कहीं पर लें। जैसे मान लिया एक बिंदु मैंने इस प्रकार से लिया P, दूसरा बिंदु हमने लिया यहाँ पर Q, और जब मैंने इस बिंदु को मिलाया तो क्या ये पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट रेखाखंड PQ उस सर्कुलर रिंग का पार्ट है क्या? आप कह रहे हो नहीं है, और जब नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा अवमुख समुच्चय नहीं है। अगर मैं बात करूं दूसरे, तीसरे और चौथे के लिए, तो गौर कीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कर रहा है, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आपका पैराबोला हुआ करता है सर। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि दूसरे में हमारी स्थिति ये बन रही है पैराबोला, और हमारा जो पार्ट रहा वो पार्ट जो शेडेड करूंगा तो उसके ये वाला है। अब इसमें कहीं पर भी आप कोई भी दो बिंदु लेंगे सर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया, चाहे बिंदु यहाँ पर ले लिया, उसको मिलाने वाला पूरा का पूरा रेखाखंड उसी पैराबोला के इंटीरियर पार्ट के अंदर है, तो इसका मतलब यह आपका अवमुख समुच्चय ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, तो ये आपका एक सर्कल, ठीक है, और सर्कल कौन सा है सर, जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है और उसका इंटीरियर लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी सर्कल के इंटीरियर की बात की जा रही है। अब मुझे होता है सर्कल के इंटीरियर में अगर कहीं पर भी दो बिंदु आपके लिए जाएंगे और उनको अगर मिलाता हूं मैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया, दूसरा बिंदु इधर Q ले लिया, और इसको मिलाने वाला रेखाखंड PQ पूरा का पूरा इस सेट के अंदर है, तो यह अवमुख समुच्चय हो गया। और ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है वो इंटीरियर ऑफ एन इलिप्स की बात कर रहा है, दीर्घवृत्त के आंतरिक भाग की बात कर रहा है। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में है ना 6 का जब भाग दिया जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और वहां पर 3 बचेगा, यानी बी बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर, अगर मैं डी का डायग्राम बनाता हूँ, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है हमारा, इंटीरियर ऑफ एन इलिप्स की बात कर रहा है, दीर्घवृत्त का आंतरिक भाग ऐसा, जिसमें ये √2 है ये त्रिज्या आपकी, और यहाँ पर जो है ये आपकी √3 है। यानी अगर बिंदु की बात करूंगा तो ये बिंदु होगा हमारा 0, √3 होगा, और ये √2, 0 होगा। और इस इलिप्स का आंतरिक भाग की हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर इलिप्स में कहीं पर भी दो बिंदु आपके द्वारा लिए जाते हैं, जैसे यहाँ P ले लिया, यहाँ पर Q ले लिया, वह आपका पूरा का पूरा रीजन उसी सेट के अंदर है। तो जब ऐसा होता है तो वह अवमुख समुच्चय होते हैं। और जब लाइन सेगमेंट बाहर निकल जाता है उस सेट से, जैसा कि यहाँ सर्कुलर रिंग में हुआ, तो आपका अवमुख समुच्चय नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, देखिए परिवहन समस्या जो है नियतन समस्या में कब बदलती है। ये देखिए सीधी सिंपल सी थ्योरी की बात आ रही है, कॉन्सेप्ट की बात आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो होता है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम कब बनती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम बन जाती है ना, परिवहन समस्या नियतन समस्या होती है। कब होती है सर ये, जब समेशन अपना ए आई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आई लिखा, इज इक्वल टू समेशन बी जे, यहाँ पर जे लिखा, और ये दोनों के मान जो है 1 के बराबर हो, एक्स आई जे का जो मान है वह 0 या 1 हो, और तीसरी चीज जो है जब आपके पास में दुकानें और भाई फैक्ट्री और दुकान आपकी बराबर है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि एम आदमी है और एन काम है, तो आदमियों को जो असाइनमेंट काम करना है उसकी संख्या अगर आपस में बराबर हो जाती है, क्योंकि जब ये एम बराबर एन, जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात होती है तो उसके अंदर ये कहलाती है सर फैक्ट्री, ठीक है ना, और ये कहलाती है दुकान। एक बात तो ये हो गई सर ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन जब एम और एन बराबर हो गया, यानी जितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या बराबर काम की संख्या, नहीं कौन कौन से काम उनको अलॉट करने हैं, अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाती है तो वह स्थिति आपकी किसकी बन जाती है, वह नियतन समस्या असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हैं।
यदि एक आधारित सुसंगत हल में m प्लस n माइनस वन स्वतंत्र धनात्मक नियतन है, ये ध्यान देना सर, ये कंडीशन हम लोगों ने पिछले एग्जाम के अंदर पढ़ी होगी सर, है ना। स्वतंत्र धनात्मक नियतन यानी कि पॉजिटिव एलोकेशन की बात कर रहा है, समझ गए। तो ये पॉजिटिव एलोकेशन या भरी हुई कोष्टिकाओं की संख्या हमेशा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में m प्लस n माइनस वन होती है, ये अपने आप में अपना एक प्रश्न हुआ करता है, ठीक है ना। और स्वैच्छिक संख्याएं u, i और v, j इस प्रकार है कि कोष्टिकाओं के लिए यहां ध्यान दीजिए, जो कॉस्टिंग है सी आर एस बराबर यू आर प्लस यूएस है, तो प्रत्येक रिक्त कोष्टिका आई जे के एक संगत मूल्यांकन किस प्रकार से दिया जाता है, यानी जो डेल्टा आई जे का मूल्यांकन होता है वो किसके द्वारा किया जाएगा। तो आपके दिमाग में आ जाए सी आई जे बराबर डेल्टा आई जे, सबसे पहले कॉस्टिंग फंक्शन होता है सी आई जे, और उसमें से ये जो चीज होती है ना सर आपके, है ना, जो कोष्टिकाओं की संख्या की बात हो रही है, यानी कौन सी कोष्टिका है, किस क्रम पर है ना, कि आईवी पंक्ति में है, जेवे स्तंभ में है, तो उनकी हम बात करते हैं और उनको घटाते हैं हम लोग यहां से। तो यू आई प्लस बी जे ये आपका रिजल्ट हुआ करता है सर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये जो स्टेटमेंट है आप लोग, है ना, 5-6 स्टेटमेंट घूम घूम करके आते हैं कि भाई एक तो जो है पॉजिटिव एलोकेशन m प्लस n माइनस वन की बात होती है, यहाँ पर जो है आपका हल जो होता है वो आधारित सुसंगत हल हो जाता है। रिक्त कोष्टिकाओं की संख्या, उसके लिए जो है m माइनस वन n माइनस वन का जो आपका फॉर्मूला हुआ करता है, कुल मिलाकर के कितने प्रतिबंध होंगे, वो m प्लस n आपका प्रतिबंध हुआ करता है, ठीक है ना। तो ये 5-7 चीजें जो है कि भाई आपका जो है m प्लस n माइनस वन लेस देन वन होने पर क्या होता है कि आधारित सुसंगत हल जो है वह अपभ्रष्ट हो जाता है ना। तो ये सारी सारी चीजें जो है आपके दिमाग में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत प्यारे से प्रश्न की बात कर रहे हैं, वेक्टर आर आपके पास में है और आपको कह रहा है इसका अपसरण। अब इसको इस शब्द को पहचानना है सर, अपसरण का मतलब किससे होता है सर, अपसरण का अभिप्राय होता है डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर, ध्यान दीजिए सर, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर, और डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है सर, डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन आर हुआ करता है। चलिए सर, डेल का मतलब वेक्टर आई, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई, यानी जो अवकल संकारक डेल है उसका मान क्या है, ये वाला है, डेल बाय डेल जेड डॉट वेक्टर आर का मतलब क्या होता है सर, वेक्टर आर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन आर, इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है। चलिए सर, जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा आई का आई से, जे का जे से, के का के से ही होने वाला है, और जब डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं हम तो स्थिति बनती है डेल बाय डेल एक्स, और ये परिणाम बना एक्स अपॉन आर। वापस से ध्यान देना, आई के पद का आई के पद से बात करेंगे तो आर तो जो है डिवीजन में है, सबके साथ में है, तो एक्स अपॉन आर रह जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर होगा, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और यहां पर क्या रहा सर, जेड अपॉन आर। चलिए सर, मुझे इसका अवकलन करना है, और जब अवकलन करेंगे तो यहाँ यू अपॉन वी की बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और यू अपॉन वी के अंदर जब बात करेंगे तो गौर करते हैं, या यू इंटू वी कर लें, जैसा भी आपको उचित लगता है। जैसे यू इंटू वी करना है तो एक्स गुणा एक बटा आर ऐसा कर सकता हूं मैं, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई गुणा वन बाय आर, डेल अपॉन डेल जेड, जेड गुणा वन बाय आर। चले सर, इसको ध्यान दीजिए, जब हम अपने प्रश्न की बात करते हैं तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो एक्स बाहर आ गया सर, पहली बात, वन बाय आर का अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस का वन बाय आर स्क्वायर, और उसके बाद में डी आर बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस वन बाय आर बाहर हो गया, एक्स का वन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए वाई बाहर, इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस वन बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया सर डी आर बाय डी वाई, ठीक है, प्लस में वन बाय आर, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा वन, प्लस जेड को बाहर करते हुए वन बाय आर का माइनस वन बाय आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन बाय आर स्क्वायर हो गया, और उसके बाद में डी आर बाय डी जेड प्लस में वन बाय आर। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो देखिए वन बाय आर के कितने पद आ रहे हैं,
1 बाय आर के हमारे यहाँ पर 3 पद आ रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ 3 बटा आर लिख सकता हूँ, एक काम तो ये कर लूँ। उसके साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं देखो, माइनस का 1 बाय आर स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। माइनस का 1 बाय आर स्क्वायर कॉमन आ गया सभी पदों के अंदर जो पीछे बच गए, इनमें से ये 1 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर 1 बाय आर स्क्वायर और ये 1 बाय आर स्क्वायर। क्या बचा सर? एक्स डी आर बाय डी एक्स, एक्स डी आर बाय डी एक्स प्लस वाई डी आर बाय डी वाई प्लस जेड डी आर बाय डी जेड, ये आपका बचता है। और हम लोगों ने ये चीज बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से, मैं स्टार मार्क करके बात कर रहा हूं, हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है सर कि जब इस प्रकार की स्थिति होती है, जब वेक्टर आर को हम लोगों के द्वारा क्या माना जाता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माना जाता है। ये यहाँ पर प्रश्न दे दिया, अगर नहीं दिया होता तब भी मैं इसी को मानता। और उसके बाद में जब हम इसका वर्ग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमको प्राप्त होता है, ये डिस्कशन हम लोगों ने किया है। और जब उसका अवकलन करेंगे तो 2r डेल आर बाय डेल एक्स होता है। और 2r डेल आर बाय डेल एक्स, ध्यान दीजिए मैं यहां से बात कर रहा हूं, आर स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर हो गया, क्योंकि जब मैं आर स्क्वायर करूंगा तो आर डॉट आर की बात करूंगा, है ना। और जब अवकलन करता हूं मैं तो स्थिति क्या बनती है हमारी, 2r डेल आर बाय डेल एक्स बराबर 2x। और जब मैं 2 से 2 काट लेता हूं और यहां से डेल आर बाय डेल एक्स का मान क्या होता है, x अपॉन आर के बराबर होता है। तो मैं इस रिजल्ट को यहां पर यूज करना चाहता हूं, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप एज अ रिजल्ट सीधा सीधा याद रख ले, क्योंकि कई जगह हमारा काम आता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं सर, 3 बटा आर माइनस का 1 बटा आर स्क्वायर, ये x तो है ही हमारा, डी आर बाय डी एक्स। देखो ये जो पोजीशन हमारी बन रही है सर, डी आर बाय डी एक्स क्या है, एक्स बटा आर के बराबर है ना। मैं इसको एक्स बटा आर लिख देता हूँ, प्लस वाई, ये आपका वाई बटा आर हो जाएगा, प्लस जेड, और ये आपका जेड बटा आर हो जाएगा। चलें सर आगे की तरफ बढ़ते हुए, फिर क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ से 3 बटा आर माइनस 1 बटा आर स्क्वायर, इधर से आर एलसीएम ले लेते हैं या आर बाहर की तरफ कॉमन निकाल देता हूं, और ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये पोजीशन हमारी बनी 3 बटा आर माइनस 1 बटा आर क्यूब, और ये आर स्क्वायर का मान हुआ, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया सर, आर बार, तो 3 बटा आर में से 1 बटा आर चला गया, और हमारे प्रश्न का परिणाम क्या हो गया हमारा रिजल्ट हुआ 2 बटा आर। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर है। चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया सा अच्छा सा प्रश्न है आपका। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न है डाइवर्जेंट ग्रेड 5 का मान क्या होगा। ये देखिए 3 परिणाम जो है आप लोगों ने याद किए होंगे, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा है सर, सबसे पहले ग्रेडियंट पढ़ा है, उसके बाद में क्या पढ़ा है, डाइवर्जेंट पढ़ा है, उसके बाद में आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा है, कर्ल पढ़ा है। यानी इस ऑर्डर में जब हमने पढ़ा, और ध्यान दीजिए जब मैं यहां से बात करता हूं, देखो ग्रेडियंट से सीधा जाने की बात कर रहा हूं, सीधे 2 डायरेक्शन में हम लोग जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक डायरेक्शन उल्टे आने की बात कर रहा हूं। जब मैं डाइवर्जेंस से ग्रेड की तरफ आता हूं, डाइवर्जेंस से ग्रेड की तरफ आता हूं फंक्शन एफ, तो ये होता है सर डेल स्क्वायर एफ। यानी उल्टे क्रम में आने पर डाइवर्जेंस से ग्रेड, केवल ये एक परिणाम जो है डेल स्क्वायर एफ को रिजल्ट को रिप्लेस करता है। और अगर मैं सीधे क्रम में जाता हूं, डाइवर्जेंट से मैं कर्ल की तरफ जाता हूं, डाइवर्जेंट कर्ल ऑफ एफ, बताइए सर क्या स्थिति होने वाली है हमारी, ये 0 के बराबर होती है। और कर्ल से अगर साइक्लिक ऑर्डर में जाना चाहता हूं, यानी कर्ल से वापस आगे की तरफ जाता हूं मैं, कर्ल ग्रेड एफ, तो ये परिणाम हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हुआ। आगे बढ़ते हैं सर, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, ए आपके पास में कर्ल कर्ल वेक्टर ए का मान चाहिए, यानी 2 बार कर्ल ऑपरेटर हम लोगों को यूज करना होगा, ठीक है। तो चलिए सर, सबसे पहले बात करता हूं कर्ल वेक्टर ए की बात कर रहा हूं, आपके दिमाग में क्या आएगा, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। और ए क्या है उसको मुझे लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई है ना, ये परिणाम हुआ सर हमारा एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद में -2 एक्स जेड, और यहां पर हुआ 2 वाई जेड, ठीक है सर।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नजर आ रहा होगा आपको। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xz और 2yz। चलिए सर इसको सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए हमारी पोजीशन क्या बनने वाली है सर। हमारी पोजीशन जो है वो इस प्रकार से होगी। आई तो हो गया सर आपका, ठीक है ना। और आई के साथ में इसको जब छुपाएंगे तो ध्यान दीजिए, पहले मैं इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं, तो ये कुल मिलाकर क्या हुआ 2z हो गया, ठीक है। और फिर आई छुप चुका है, इसका जब करूंगा z के रेस्पेक्ट में तो ये चिन्ह बदलते हुए 2x हो जाएगा आपका, माइनस का j के साथ में फिर से बात कर रहा हूं, इसको छुपाते हुए x के रेस्पेक्ट में 0 माइनस z के रेस्पेक्ट में 0 हो गया, प्लस k। और जब k के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में -2z होगा और माइनस y के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर होगा। तो ये तो फिलहाल बात हुई कर्ल a के बारे में। अब हमारा प्रश्न कहता है कर्ल कर्ल a की बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से इसी कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है। i j और k डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y डेल बाय डेल z, और यहाँ पर हमारा परिणाम रहा 2z प्लस 2x, ये 0 रहा j के कोफिशिएंट के रूप में, और माइनस में 2z माइनस एक्स स्क्वायर। चले सर, जब मैं इसको हल करूंगा तो देखिए i तो हमारे पास में है, और i के लिए जब आप तिरछा देखेंगे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 0, यहाँ पर 0 माइनस का j, ठीक है जी। चलिए जी, माइनस का आपका j हो गया, और इसके साथ में जब हम लोग बढ़ेंगे तो j को छुपाते हुए x के रेस्पेक्ट में ये माइनस का 2x हो गया, और z के रेस्पेक्ट में ये माइनस का 2z हो जाएगा, और प्लस k की हम लोग बात करने वाले हैं। तो गौर कीजिए, k के रेस्पेक्ट में जब हमारी बात होगी तो वो क्या होने वाली है सर, उसको देखें आप। k को छुपाते हुए ये परिणाम रहा हमारा 0, और यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में ये परिणाम रहा 0। तो कुल मिलाकर के हमारा रिजल्ट देखिए, i का पद k का पद 0 हो गया, यहाँ से -2 कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस का 2 कॉमन करते हुए, एक मिनट सर, यहाँ पर z नहीं आएगा ना, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल 2 ही आएगा। ये परिणाम माइनस का 2 रहने वाला है, ठीक है सर, तो इसका 0 हो जाएगा। चलिए सर, तो -2, और यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, -2 कॉमन लेने पर x प्लस 1 और j, तो फाइनल आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर x प्लस 1 j। एक मिनट सर, एक गड़बड़ और कर देना सर, j खुद माइनस का है, ये जो है इसको मैं वापस मिटा कर लिख देता हूं। देखो हुआ क्या कि माइनस का j तो था हमारे पास में, और अंदर से क्या कर रहे हैं हम, माइनस का 2 कॉमन करने पर x प्लस 1 इस प्रकार का है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो रहा है सर, माइनस माइनस का गुणा आपका प्लस हो रहा है। तो कुल मिलाकर के 2 x प्लस 1 और j, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे तरफ। अच्छा सा प्रश्न है हमारा। प्रश्न है यदि वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के r टू द पावर n वेक्टर r परिनालिका सदिश है। गौर कीजिए, परिनालिका सदिश अगर कोई होता है, परिनालिका सदिश के लिए क्या स्थिति होने वाली सर, डेल डॉट एफ बराबर क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं परिनालिका सदिश, ठीक है ना। एक चीज और हमारे दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि ये जो आपका r टू द पावर n वेक्टर r जो आपका आ रहा है, इसका मतलब n प्लस 3 के रूप में आपका परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है सर, n प्लस 3 r टू द पावर n, इस प्रकार का परिणाम हमारा हुआ करता है। अगर वो परिणाम आपके दिमाग में है कि n प्लस 3 होता है और उसको जब 0 के बराबर किया जाता है, तो n प्लस 3 को अगर 0 के बराबर करेंगे तो n का मान क्या होगा, -3 होगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर होगा। वापस ध्यान दीजिए सर, इसके ऊपर जो है आपका आरपीएससी का प्रश्न डायरेक्ट बन करके भी आया था, है ना। एक वेक्टर की बात कर रहे हैं कि भाई यही वेक्टर आपको दिया है कि ये परिनालिका सदिश है, और इसी प्रकार से और भी आपसे बात कर रहा है कि अघूर्णीय सदिश के बारे में बात करता है, ठीक है ना। दो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका प्रश्न बना करके आरपीएससी के द्वारा दिया गया है। चलिए फिलहाल अगर n प्लस 3 r टू पावर n डायरेक्ट आपके अप्रोच में है,
तो n+3 को 0 के बराबर करते हुए n का मान -3 हो जाएगा। आप सीधा सोच सकते हैं, और नहीं है तो आपको del डॉट f की बात करनी पड़ेगी। चलिए मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ del। del का मतलब हो गया I, del बाय del x जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था ना, लगभग उसी प्रकार से, उसी पैटर्न से बात करूंगा, प्लस k del बाय del z डॉट प्रोडक्ट है, और उसके साथ में क्या लिखना है मुझे, उसके साथ में लिखना है r टू द पावर n और वेक्टर r लिखना है। और वेक्टर r का मतलब आप समझ गए होंगे सर। वेक्टर r का मतलब हो गया xi प्लस yj प्लस zk, ये वेक्टर r का मान हो गया। और जब मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो i का i से, j का j से, k का k से ही होना है। तो कुल मिलाकर के हमारी स्थिति क्या बनी, del बाय del x, और यहां पर हुआ r टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय x, प्लस del बाय del y, j का पद j के पद से गुणा होते हुए r टू द पावर n y के रूप में रहा, और del बाय del z r टू द पावर n z के रूप में आपका रहा। चलिए सर, यहाँ पर u इंटू v आपको अप्लाई करना होगा। देखिए r टू द पावर n बाहर आ गया, x का हो गया 1, ठीक है। उसके साथ में आप बढ़ते हैं, यहाँ पर x बाहर आने पर इसको कर रहे हैं r टू द पावर n का n r टू द पावर n माइनस 1 dr बाय dx। चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूँ। इसका जब करेंगे तो r टू द पावर n बाहर हो गया, y का, y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, y बाहर आने पर r टू द पावर n का n r टू द पावर n माइनस 1, और फिर r का y के रेस्पेक्ट में del r अपॉन del y, ठीक है जी। ठीक है जी, ये del r अपॉन del x की बात हो गई, और यहाँ पर del r अपॉन del y की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लस r टू द पावर n बाहर आ गया, z का z के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, z को बाहर निकालते हुए n r टू द पावर n माइनस 1 del r अपॉन del z। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई, देखो क्या डिस्कस किया, मैं उसको वापस लिख देता हूँ। वेक्टर r हमेशा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हमारे द्वारा माना जाता है नंबर 1। जब मैं आर स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब ये आर डॉट आर की बात होगी, और आर डॉट आर करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। जब मैं आउटलाइन करूंगा तो देखिए 2r डेल आर बाय डेल एक्स जो होगा वो 2x के बराबर होता है, और 2 से 2 काटने पर डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है सर, x अपॉन आर होता है। इसी क्रम में डेल आर अपॉन डेल वाई क्या हुआ, y बाई आर। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है, और लगातार मैं कह रहा हूं कि भी आप इन परिणामों को सीधा याद रखने का प्रयास करें, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखिए r टू द पावर n 1, r टू द पावर n 2, r टू द पावर n 3, तो ये 3 बार होगा, तो 3 r टू द पावर n हो गया। पहली चीज तो ये हो गई सर आपकी, ठीक है। जो पीछे पद बचते हैं जिसको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, 1, ये 2, और ये तीसरा पद, इनमें पहला काम ये करता हूं मैं कि कुछ चीजें कॉमन कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो काफी चीजें कॉमन आ रही है सर, n r टू द पावर n माइनस 1 कॉमन कर दिया मैंने। और जब ये कॉमन कर दिया तो बताइए क्या स्थिति रहने वाली है हमारी, x बचा और डेल r बाय डेल x बचा, y बचा, डेल r अपॉन डेल y बचा, z के साथ में डेल r अपॉन डेल z हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए ये पोजीशन हमारी क्या बन रही है, ये पोजीशन बन रही है 3r टू द पावर n प्लस n r टू द पावर n माइनस 1। ये x हो गया सर, ये x है, और ये डेल r बाय डेल x देखो क्या है आपका, x बाय r है, प्लस y गुणा y बटा r प्लस z गुणा z बटा r। मैं यहां से क्या करता हूं, r को भी कॉमन निकाल देता हूं, और जब r कॉमन चला गया तो ये पोजीशन हमारी बन रही है 3r टू द पावर n प्लस n r टू द पावर n माइनस 1। r आपका कॉमन आ गया तो ऊपर बच रहा है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप देखिए सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या चीज है, ये आपका आर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मैं यहां से करूंगा 3r टू द पावर n प्लस n r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r, और यहां पर हो गया आर स्क्वायर। आर से आर स्क्वायर कट गया सर, और क्या बच गया आपका, आर बच गया, और इस आर का और इस आर टू द पावर n माइनस 1 से गुणा हो गया, तो बताइए क्या बचा। तो इस चीज को मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो डेल डॉट, जो एफ की बात हम लोग कर रहे हैं सर, वो डेल डॉट एफ ये यहां पर हो रहा है सर।
3 r टू द पावर n, n-1 और r की एक पावर जोड़ करके पूरी n पावर हो गई, प्लस n r टू द पावर n, जो मैंने आपको कहा कि ये आपका सीधा दिमाग में है कि n+3 और r टू द पावर n अगर होता है इस प्रकार से। अब आपके दिमाग में आना चाहिए परिणाली का सदिश कब होने वाला है। परिणाली का सदिश तब होगा जब ये मान आपका 0 के बराबर होगा, और ये मान 0 के बराबर होना यानी 3 + n बराबर 0, और यहाँ से n का मान कितना बना, n का मान -3 बना। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर है। बहुत प्यारा सा है सर। r टू द पावर n वेक्टर r का ये परिणाम अगर आप याद रख लेंगे, देखो कहाँ कितना काम आएगा। मान लिया कि यहाँ r टू द पावर n की बात की गई है ना, तो n+3 गुणा r टू द पावर n है। और अगर मैं ये कहता हूँ r की पावर क्यूब और r कर दिया जाए, है ना, r टू द पावर 3 और r की अगर बात करें, तब मुझे बताइए सीधा अगर ये परिणाम आपके दिमाग में है तो मुझे केवल और केवल n के स्थान पर 3 रख देना है। मुझे इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की बात नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिलहाल परिणाली का सदिश का मतलब क्या हो गया सर, डाइवर्जेंट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 होना। और डाइवर्जेंट ऑफ फंक्शन जो निकल करके आया 3 + n r टू द पावर n को 0 के बराबर करने पर n का मान -3, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x² + y²। देखिए हमारा प्रश्न है z इज इक्वल टू लॉग, सबसे पहली चीज होनी चाहिए ये होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। अभी ये नहीं है सर, लॉग को उधर की ओर शिफ्ट करेंगे तो e टू द पावर z इज इक्वल टू x² + y²। ठीक है ना, तो ये जो चीज हुई सर आपकी, ये हुई फंक्शन, मतलब इसको आप फंक्शन ऑफ u कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ z कह सकते हैं, इज इक्वल टू x² + y² की बात हो गई। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो फलन है आपका, ये समघात है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस हो गया। और यहां पर n का मतलब क्या है, 2 घात का होमोजेनियस फंक्शन हो गया। अब देखिए आयलर प्रमेय हमारी क्या कहती है सर, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि x del z by del x प्लस y del z अपॉन del y इज इक्वल टू n फंक्शन ऑफ z अपॉन f डैश z की बात हमारी होती है। ठीक है सर, तो चलिए इसको आप यूज कर लेते हैं। केवल और केवल मुझे तो इसी को यूज करना है सर। देखो n के स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है। फंक्शन ऑफ z, फंक्शन ऑफ z हमारा क्या है, e टू द पावर z है, क्योंकि फंक्शन ऑफ z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, e टू द पावर z को। और उसका अवकलन, तो e टू द पावर z का अवकलन क्या हुआ, अगेन e टू द पावर z, और ये कट कटा गया। और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन सी परिणाम 2। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वक्र की वक्रता त्रिज्या। अब देखो वक्रता त्रिज्या के लिए अलग अलग स्थितियों में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं सर। ठीक है ना, भाई एस और साई की बात होती है तो अलग फॉर्मूला आपका होता है। फिलहाल यहाँ पर आर और थीटा के पदों में हमारा प्रश्न है। फंक्शन ऑफ आर थीटा की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में वक्रता त्रिज्या रो का मान क्या होता है सर, ये होता है r² प्लस dr/d थीटा होल स्क्वायर की पावर हो गई 3/2 अपॉन में, यहां पर लिख दिया मैंने r² प्लस 2 dr/d थीटा होल स्क्वायर माइनस r d2r/d थीटा²। ये आपका फॉर्मूला होता है सर रो के लिए। तो बेसिकली अगर फॉर्मूले की जानकारी है, वक्रता त्रिज्या को देख लेना सर आप, 3-4 अलग अलग स्थितियां हैं और 3-4 अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। अगर वो फॉर्मूले याद हैं तो उसके बाद में तो आप डिफरेंशिएशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबल ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस फॉर्मूले के लिए आर का मान तो है a cos थीटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dr/d थीटा की बात करते हैं, या del r/del थीटा पार्शियल डिफरेंशिएशन की अगर बात करता हूं तो ये हो गया माइनस का a sin थीटा हो गया, और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन del 2r/del थीटा², तो ये हो गया माइनस का a cos थीटा। यानी कुल मिला के सभी मान हैं। तो अपना रो का मान क्या हो गया सर, देखिए रो के लिए r², तो r² का मान हो गया आपका a² cos² थीटा, dr/d थीटा ये रहा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फिर से हो गया a² sin² थीटा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा सर, होल पावर हो गया 3/2 अपॉन में हर में r² का अभिप्राय हुआ a² cos² थीटा प्लस 2 dr/d थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये पोजीशन बन गई हमारी a²
साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर का मान है ए कॉस थीटा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस ए कॉस थीटा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अंश में देखा तो पता लगा ए स्क्वायर कॉमन कर दिया, पीछे बच गया सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिमाग में आए कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ना, इसका मान 1 हो जाएगा। देखिए सर यहां पर माइनस से माइनस का गुणा प्लस होगा, ए स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और दिमाग में आए ये भी तो वही है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो पद है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको कि आप एक लिखने वाले हैं अभी। तो ये परिणाम रहा ए स्क्वायर की घात 3/2 बटे में 2a स्क्वायर। चलिए ऊपर जो है 2 से 2 कट जाएगा सर, तो अंश में हो गया a क्यूब और हर में हो गया 2a स्क्वायर। चलिए a स्क्वायर से a क्यूब हम लोग काट लेते हैं a बार, और आपके प्रश्न का उत्तर क्या बना a/2। हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि चीज आई होगी। कुल मिलाकर के हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है फॉर्मूले को याद रखना। जब आर और थीटा के पदों में अगर आपका फलन है तो वक्रता त्रिज्या रो के लिए फॉर्मूला आपका रहेगा आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी 2 आर बाई डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको डी आर लिखो, चाहे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, एक ही अर्थ है सर, है ना। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं, तो इसको ऐसा करते हैं जो कि फॉर्मूले में डी लिखा तो हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं सर डी आर बाय डी थीटा और d2r बाय डी थीटा स्क्वायर। इसका कोई अलग अभिप्राय नहीं बन रहा क्योंकि वेरिएबल एक ही है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सरल रेखाओं की बात कर रहा है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर a अल्फा प्राचल है का एनवलप क्या है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ध्यान दीजिए जब एनवलप का इक्वेशन हमें चाहिए तो जो भी प्राचल होता है उस प्राचल को वहां से हटाना होता है। ठीक है, यानी अल्फा को यहां पर रिमूव करना है, अल्फा हटा देंगे तो आपका जो है एनवलप का इक्वेशन बनकर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी दो अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती है। या तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात कर सकते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर अगर आपका प्राचल है, नहीं है तो आप इसका अवकलन करते हुए एक जो नई समीकरण आएगी उसका प्रयोग करते हुए अल्फा को रिमूव करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अल्फा के जो प्राचल है ना उसके सापेक्ष, अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने की हम बात कर रहे हैं। देखिए एक्स कॉस का हो गया माइनस का साइन अल्फा प्लस वाई साइन का हो गया आपका कॉस अल्फा, कांस्टेंट के लिए हो गया 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं क्या करूंगा यहाँ से अल्फा हटाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 के वर्ग में मैं इक्वेशन नंबर 2 का वर्ग जोड़ना चाहूंगा। तो समीकरण नंबर 1 का वर्ग की बात करते हैं। यहाँ पर पोजीशन है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा होल स्क्वायर प्लस, इधर से मैं क्रम बदल देता हूं, y cos अल्फा माइनस माइनस का पद पीछे लेने के लिए क्रम बदला है ना, होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका प्रसार कर लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो पोजीशन बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 एक्स वाई साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 एक्स वाई साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर ए स्क्वायर। और ये 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा ये दोनों आपके कट गए हैं सर। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा में से कॉस स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, और कॉस स्क्वायर कॉमन करने पर क्या पोजीशन बन रही है हमारी, या यूं कहे ना सर अपना एक काम करते हैं सर, इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लें ना, ये कर लो चलो, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और उधर से एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 हो गया। ठीक, इसी क्रम के अंदर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा में से वाई स्क्वायर कॉमन कर लिया,
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन गया और बराबर में कौन हो गया सर, ए स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का आंसर है। जो पैरामीटर है, जो प्राचल है, उसको हमें हटाना होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर है। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हुए। हमारा प्रश्न है, इस वक्र की अनंत स्पर्शी को ज्ञात करना है, एसिम्प्टोट्स की बात करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि भाई जब 4 ऑप्शन मुझे नजर आए हैं सर, है ना, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। 4 ऑप्शन में एक्स अक्ष के या वाई अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी मुझे ऑप्शन में नजर नहीं आ रही है और न यहाँ पर है, क्योंकि एक्स की सबसे बड़ी घात एक्स क्यूब है जिसका गुणांक 1 बराबर 0 करने पर कोई अनंत स्पर्शी आपकी बनती नहीं है। वाई की सबसे बड़ी घात 3 है, उसके लिए भी अनंत स्पर्शी आपकी बनती नहीं है। तब आपको करना क्या होता है सर? देखो अब आपका जो है, जो तिर्यक अनंत स्पर्शी की बात करते हैं, जो अक्षों के समांतर नहीं है, उस अनंत स्पर्शी की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब, या इसको ऐसा करते हैं, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर बराबर 0। मैं यहां से फाइव थ्री एम निकालना चाहता हूं। फाइव थ्री एम कैसे निकलेगा कि भाई एक्स के स्थान पर 1 और वाई के स्थान पर हमको एम रखना होता है, ठीक है। और ये त्रिघातीय पदों में, त्रिघातीय पदों में ऐसा हमको काम करना होता है। तो ध्यान दो, त्रिघातीय पद में एक ये है, एक ये है, ये आपका पद द्विघातीय है। तो जो त्रिघातीय पद जितने भी हैं, उन सभी पदों में x को 1 और y को m लिखना होगा। तो चलिए x को 1 और y को m रखने पर m क्यूब माइनस 1 बराबर 0, इसको आप 0 के बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से m क्यूब बराबर 1 होने पर m का मान 1 हो गया। वैसे तो आपके दिमाग में आए कि भाई m क्यूब बराबर 1 है, तो इसके 2 मान और भी होने हैं, लेकिन वो 2 सम्मिश्र संख्याएं हो जाएगी, क्योंकि 1 का घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाएंगे, इमेजरी रूट्स हो जाएगा, उसको हमको लेना नहीं है। तो m का मान 1 हो गया। चलिए अब उसके बाद में हम क्या करते हैं सर, c का मान निकालते हैं। और c के लिए माइनस फाइव टू एम अपॉन फाइव डैश थ्री एम, ये आपका फॉर्मूला हुआ करता है सर c के मान को ज्ञात करने के लिए। तो चलिए, जैसा फाइव थ्री एम निकाला था, वैसे ही फाइव टू एम निकालेंगे। ये का ये हमको काम करना होगा, जो काम हमने यहाँ पर किया ना, वो का वो काम करना है, लेकिन यहाँ पर हमने त्रिघातीय पद में किया। और फाइव टू एम के लिए यही काम x के स्थान पर 1 रखने का और y के स्थान पर m रखने का द्विघातीय पदों में करोगे, और द्विघातीय पद हमारे यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया सर, फाइव थ्री एम आपका हो गया माइनस ए के बराबर हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए, क्योंकि x का मान 1 रख चुके हैं हम लोग और रखने पर ये माइनस ए हो गया। अच्छा, अब आपको फाइव डैश थ्री एम भी तो चाहिए मुझे, फाइव डैश थ्री एम, यानी सेकंड, सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन करना है। और जब ये जो फाइव थ्री एम हो गया और फाइव थ्री एम आपका ये रहा सर, और जब इसका अवकलन करेंगे तो ये परिणाम रहा थ्री एम स्क्वायर के रूप में। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। माइनस तो फॉर्मूले का रहा, ये माइनस ए अपॉन में थ्री एम स्क्वायर, और m का मान कितना है, m का मान 1 है, तो c का मान क्या आ गया, a बटा 3 आ गया। तो मुझे बताइए, अनंत स्पर्शी यानी एक रेखा है, ठीक है, जो अनंत के ऊपर स्पर्श करती है किसी वक्र को, और रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का रूप होता है। तो y बराबर m का मान 1 है, x और c का मान a बटा 3 आ गया। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बाई 3। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा। चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, डबल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, आर डी थीटा डी आर का मान क्या है। चलिए सर, इधर ध्यान दीजिए, 0 से पाई जो क्रम है इंटीग्रेशन का, आपके दिमाग में आना चाहिए, यह इसी क्रम को फॉलो करता है, और ये जो है डी आर की बात करता है, ठीक है। तो यहां पर बड़ा ब्रैकेट बनाते हुए 0 से ए साइन थीटा, और यहां पर आर डी आर, और ऐसा करने के बाद में डी थीटा की बात करूंगा। मुझे आर के लिए, है ना, आर के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है। तो बताइए आर का समाकलन क्या होगा सर, तुरंत दिमाग में आएगा, आर स्क्वायर बाय 2 होगा, और समाकलन की सीमाएं 0 और ए साइन थीटा हो गया डी थीटा। चलिए अपर लिमिट लोअर लिमिट को रिप्लेस करते हैं। फर्क केवल अपर लिमिट से पड़ने वाला है हमारा। 0 से पाई अपर लिमिट लगाने पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और ये डी थीटा हो गया। अब चलिए इसका समाकलन कैसे करना हमको, ए स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया मैंने। आगे की तरफ साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस, है ना, ए स्क्वायर बाय 2 बाहर आ गया। ये इंटीग्रेशन का निशान होगा, 0 से पाई साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखना होगा, ठीक है। और ये रहा सर डी थीटा।
चलें सर, यहां से भी 2 बाहर आ गया तो ए स्क्वायर बटा 4 हो गया। 1 का थीटा हो गया माइनस कॉस का हो गया साइन 2 थीटा अपॉन में 2, 0 से पाई। चलिए जैसे ही आप पाई रख देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या रहा, ए स्क्वायर बटा 4, पाई रखने पर पाई माइनस लोअर लिमिट 0, या चलो एक बार पूरी अपर लिमिट रख देता हूँ, पाई माइनस ये वाला जो है पाई रखने पर साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई का मतलब क्या हो गया, साइन 360, यानी घूम फिर करके वापस कहाँ आ गए, साइन 0 पर। साइन 0 का मान हो गया 0, एक तो ये हो गया, माइनस 0 रखने पर 0 माइनस 0। चलिए सर, हमारी पोजीशन क्या बन गई है, और हमारा फाइनल परिणाम जो है ए स्क्वायर पाई बाई 4, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भाई क्षेत्र की बात हमारी हो रही है, ठीक है, और v x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, z ग्रेटर इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 से परिबद्ध है ना। तो इसको क्या कहा करते हैं सर आप, इसको डायरेक्टली समाकलन आप कहते हैं सर, डायरेक्ट है, ठीक है ना। और जब इस प्रकार का परिणाम है आपका, वॉल्यूम इंटीग्रल की बात हमारा कर रहा है, ठीक है, x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1। देखिए ये अलग अलग रूप के अंदर आपका परिणाम होता है। जैसे अगर मान लिया इसको पूछ लिया जाए, देखो एक तो क्या होगा कि जैसा अभी पूछा गया कि भाई इसका परिणाम क्या होगा, नंबर 1, ठीक है, और दूसरा जो है इसका परिणाम देकर के ये पूछा जाएगा कि कौन सा कथन के लिए सत्य है, तो ये भी आपका एक रिजल्ट हो सकता है। वापस ध्यान देना, जब x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 दिया है तो हमें इसका मान पूछा जाएगा, और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए गामा फंक्शन की बात करेगा, गामा एल, गामा एम, गामा एन अपॉन में गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, ये इसका एक परिणाम हुआ करता है, ठीक है ना। चलिए सर, तो हो सकता है सर जैसे x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 के लिए इसका परिणाम पूछा, और हो सकता है ये दे करके आपको कंडीशन पूछेगा x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 2, है ना, इस प्रकार से परिणाम आपका पूछा जाएगा। चलिए ये आपने सीधा सीधा जो है पढ़ा है सर। अच्छा अब देखो सर, इसमें उत्तर नहीं मिला मेरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गामा में एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 की स्थिति बनती है हमारी, तो यहाँ पर अपना आंसर तो है नहीं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई देखो, गामा एन प्लस 1 का मीनिंग क्या होता है सर, है ना, एन, गामा एन होता है या नहीं होता सर, है ना, एक कम करते हुए बाहर निकाल देते हैं, तो वही काम हम लोगों को यहाँ पर करना होगा सर। गामा एल, गामा एम, गामा एन, एक को कम करते हुए बाहर निकालना, तो ये बाहर जो निकलेगा वो एल प्लस एम प्लस एन के रूप में निकलेगा, गामा एल प्लस एम प्लस एन, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। चलें सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है गामा माइनस 5/2 का मान क्या है, और कीजिए, आप चाहें तो इस गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा दें, आप चाहें तो इसको टुकड़े टुकड़े में कर लें, ठीक है, मैं यहाँ पर 2 बार 2 पार्ट के अंदर इसको हल करना चाहता हूँ, आप चाहें तो सीधा एक पार्ट के अंदर इसको सॉल्व कर लें। देखिए आपके दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए सर इसको हल करने के लिए। पहली चीज जो अभी हमने डिस्कस किया था, गामा एन प्लस 1 जो होता है वो एन गामा एन के बराबर होता है। दूसरी चीज, गामा माइनस 1/2 का मान क्या होता है, -2 रूट पाई होता है। ये दो परिणाम अगर हमारे पास में है तो हम बड़े से बड़े फलन का मान लगा सकते हैं। फॉर्मूला अगर याद है तो एक बार में हम उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है, देखिए मैं यहाँ ये ज्ञात करना चाह रहा हूँ, गामा एन प्लस 1, एन गामा एन, मैं इसको एक से अधिक बार प्रयोग करने का प्रयास इसलिए करूंगा क्योंकि हमारी परीक्षा के अंदर -5/2, -3/2 इस प्रकार के परिणाम हमारे होते हैं सर, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर n का मान -3/2 लगाता हूँ, तो देखिए -3/2 लगाने पर ये माइनस का गामा, गामा -1/2 हो गया, -3/2 और गामा -3/2 का मान हमारे पास में इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ये मान हो गया माइनस का 2 रूट ऑफ पाई इज इक्वल टू माइनस का 3/2 गामा माइनस का 3/2, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, और ऐसी स्थिति में गामा -3/2 का मान कितना हो गया सर, 4/3 वर्गमूल पाई, ठीक है। एक परिणाम तो ये,
जो भी ये भी परीक्षा के अंदर हमारा पूछा गया रिजल्ट है सर, तो आप इसको भी ऐसा याद करेंगे। आगे तरफ बढ़ता हूँ, वापस से हम उसी फॉर्मूले की बात करने वाले हैं, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, और इस बार जो है मैं n का मान -5/2 लगाने की बात कर रहा हूं आपके साथ में। पहले -3/2 लगाया, गामा -3/2 का मान, इसी क्रम में -5/2 लगाने पर ये हो गया सर गामा -3/2 बराबर -5/2 गामा -5/2, इसका मान मेरे पास में ये रहा सर। लगा लेता हूं, 4/3 √π बराबर -5/2 गामा -5/2। चलिए इसका जो है पक्षांतर कर लेते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं, 2 ऊपर चला गया, माइनस चला गया, तो गामा -5/2 बराबर एक तो हुआ -8 वर्गमूल π/15, ये आपका परिणाम हो गया, -8 √π/15। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहा 109 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई अपने प्रांत में वैश्लेषिक फलन है, कौशी रीमान समीकरण की बात कर रहा है ना, सी आर समीकरण। कौशी रीमान समीकरण क्या बनती है सर, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जो आपकी सी आर समीकरण है उसमें देखिए दो अलग अलग फलन है u और v के रूप में, तो डेल u बाय डेल एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल वाई हो जाएगा सर, पहला तो ये रिलेशन है। और डेल u अपॉन डेल वाई की बात करेंगे तो माइनस का साइन होगा डेल v अपॉन डेल एक्स, ये आपकी सी आर समीकरण होती है। यहाँ पर देखें तो अपना आंसर कौन सा है, डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल वाई, डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स, ऑप्शन नंबर सी ये आपके प्रश्न का उत्तर है 110 नंबर। चलते हैं आगे की तरफ, द्विरेखिक रूपांतरण का स्थिर बिंदु क्या है। देखिए सर स्थिर बिंदु का मतलब क्या हो रहा है सर, फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, और फिक्स पॉइंट का मतलब है कि भाई जेड का कोई भी मान रखें तो जो मान रख रहे हैं वही मान हमें वापस प्राप्त हो। जैसे ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहे हैं, और जैसे मैंने यहाँ पर एक रखा, देखो एक रखने पर हमारा परिणाम -1/0 अनंत आ रहा है, यानी एक रखा उत्तर अनंत आया, जो रखा वही उत्तर आना चाहिए स्थिर बिंदु होने के लिए। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, -1 रखने पर तो देखो ये पोजीशन रही -7/-2 यानी कि -7/2। फिर से देखिए आप, ये उत्तर मैच हो रहे हैं क्या, आप कह रहे हैं कि रखा तो -1 लेकिन उत्तर आया -7/2, तो ये ऑप्शन ए भी नहीं हुआ, ऑप्शन बी भी नहीं हुआ। सी को चेक करने की बात करते हैं, 2 रखने की बात करते हैं, और जैसे ही 2 रखेंगे तो डब्ल्यू का मान 2 आना चाहिए। 2 रखने पर 3 दूना 6 -4 बटा 2 -1 बराबर 2 आ गया, तो 2 रखने पर उसका मान वापस से वही 2 आया, तो इसका स्थिर बिंदु कौन सा हो गया सर, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, 2 हो गया। चलिए ऑर्डर ऑफ ए एम के बराबर है, ऑर्डर ऑफ बी एन के बराबर है, आबेली समूह जी के अवयव हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होता है, ध्यान दीजिए सर, दो चीजें मैं बात करूंगा आपसे, एक तो ऑर्डर ऑफ ए बटा बी, समझ रहे हैं, और ऑर्डर ऑफ ए बटा बी का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ बी होता है सर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ए बी की जहां बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का एलसीएम हो जाता है। और यहां पर अगर इस प्रश्न की बात करता हूं तो एम और एन का एलसीएम हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब वापस से ध्यान दीजिए, भाई मान लिया हमारा कोई प्रश्न है और जिसके अंदर ऊपर ए है नीचे बी सी लिखा है, तो ऐसा ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी सी करेंगे, और नीचे फिर बी और सी का जो ऑर्डर है उसका एलसीएम का आपको भाग लगाना होगा। तो फिलहाल ये दो परिणाम आपके दिमाग में आने चाहिए, और अपने प्रश्न का उत्तर हुआ अगर ऑर्डर ए गुणा बी है तो ए का और बी का जो भी ऑर्डर रहेगा उसका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। प्रश्न है जी एक समूह है, जी की कोटि 13 है, तो बताइए क्या होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये दो स्टेटमेंट पढ़े हैं कि प्रत्येक अभाज्य कोटि का समूह, प्रत्येक अभाज्य कोटि का समूह चक्रीय समूह होता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्रत्येक चक्रीय समूह, प्रत्येक चक्रीय समूह
आबेली समूह होता है, यानी एबेलियन ग्रुप होता है। ये दोनों हम लोगों ने पढ़े हैं सर। तब आपके दिमाग में क्या आएगा? प्रत्येक अभाज्य कोटि का समूह चक्रीय होगा। चूंकि कोटि 13 है तो चक्रीय होगा, और चूंकि वह चक्रीय है इसलिए वह आपका क्या होगा सर? एबेलियन भी होगा। हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, एबेलियन और चक्रीय दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। H1 और H2 किसी समूह G के दो उपसमूह हैं, तो सही वाक्य क्या है? देखिए, दो उपसमूह के लिए आपने कंडीशन जो पढ़ी है उसमें सीधा सीधा हमने पढ़ा है कि H1 इंटरसेक्शन H2, H1 और H2, ठीक है, समूह G के उपसमूह होने पर, G के उपसमूह होने पर उनका जो इंटरसेक्शन रहेगा वो सदैव G का उपसमूह होगा, सदैव G का उपसमूह होता है। ये हम लोगों ने सीधा डिस्कस किया था सर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए, यूनियन के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिखा था, अगर आपके दिमाग में है तो H1 को हमने 2Z के रूप में, H2 को हम लोगों ने 3Z के रूप में लिख करके H1 यूनियन H2 को निकालने का प्रयास किया था, और वो परिणाम वो नहीं बना था, यानी कि वापस उपसमूह नहीं बना था, क्योंकि वो संवृत नहीं हुआ था। ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन ध्यान देना कि अगर दो उपसमूह है तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा G का उपसमूह होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। क्रमचय में पक्षांतरणों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो हमारा जो क्रमचय है, परम्यूटेशन, वो इस प्रकार से दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर 2 3 4 5 1 6 7 9 8। सबसे पहले इस क्रमचय को हम साइकिल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखिए सर, साइकिल हमारे लिए क्या हो गई सर? पहली साइकिल में 1 की इमेज 2 पर है, 2 की इमेज राइट में लिखते जाओ 3 पर, 3 की इमेज राइट में 4 पर, 4 की इमेज 5 पर, 5 की इमेज वापस 1, ये बंद हो गया। और 6 की इमेज 6 पर है, उसको लिखना नहीं, 7 की इमेज 7 पर है, वो नहीं लिखेंगे, 8 की इमेज 9 और 9 की इमेज 8 हो गई। तो हम लोगों ने कहा था कि प्रत्येक क्रमचय को जो है द्विसंघीय चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, जो मैंने लिख दिया। और उसके बाद में हम लोगों ने एक स्टेटमेंट और भी पढ़ा था कि प्रत्येक साइकिल जो चक्र होता है उसको हम पक्षांतरण में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब पक्षांतरण में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक के साथ में 2, 1 3, 1 4, 1 5, इस प्रकार से करना है आपको। आप ध्यान देना, एक के साथ में 2 होगा, फिर एक ही के साथ में 3 होगा, एक के साथ में 4 होगा, और एक ही के साथ में 5 होगा। तो कुल मिलाकर के 1 5 हो गया, और ये जो है आपका 8 9 आपका है ही है। और पक्षांतरण का मतलब है ऐसे चक्र जिनकी लंबाई कितनी होती है? 2 हुआ करती है, उसको हम लोग पक्षांतरण कहते हैं। तो बताइए, अपने प्रश्न का आंसर क्या रहा सर? ये आपका आंसर रहा 5, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर रहा। चलते हैं सर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो है अगला प्रश्न, देखते हैं क्या प्रश्न है। सममित समूह S5 में 5 क्रम के अवयवों की संख्या कितनी है? ठीक है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब S5 की बात कर रहा है, ठीक है, सममित समूह में, और 5 क्रम के अवयवों की बात कर रहा है, 5 क्रम के अवयव, आपका फॉर्मूला होता है सर NPR/R। अब ध्यान दीजिए, S5 जो आपका समूह है, इसमें n का मान 5 है, ठीक है, S5 के लिए। और चूंकि हमें 5 क्रम का अवयव चाहिए, इसका मतलब इस प्रश्न में R का मान भी कितना है सर? 5 है। मान लेते हैं 4 क्रम की बात होती तो R का मान 4 हो जाता, 3 क्रम की बात होती R का मान 3 लेते। तो चूंकि यहाँ पर जो आपका सममित समूह है, सिमेट्रिक ग्रुप है, वो S5 है, इसका मतलब उसके अंदर उसकी कोटि 5 है। n का अभिप्राय 5 से हो गया। और चूंकि 5 ही क्रम के अवयव चाहिए मुझे, है ना, ऐसे अवयव जिनका ऑर्डर 5 हो, यानी कि a टू द पावर 5 करने पर वापस क्या आ जाए? हमारा जो है e के बराबर हो जाए। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई किसी अवयव की कोटि क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर R 5 हो गया और n आपका 5 हो गया। तो चलिए इसके अंदर वैल्यूज को अप्लाई करते हैं। 5p5/5, 5p5 का मतलब फैक्टोरियल 5/5, फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 120/5, और 120 में 5 का भाग देने पर अपना उत्तर 24, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलते हैं सर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, ध्यान दीजिए सर, यहाँ पर जो ये डेल है, डॉट डेल और एक्स स्क्वायर की बात की जा रही है, ठीक है।
तो ये आपके संकारक हैं। एक तो है अग्र, है ना? जब जब इस प्रकार से त्रिभुज बनाए, ये अग्र यानी आगे बढ़ने वाला, और जो उल्टा है ये क्या है? पश्य अपना ये संकारक है, ठीक है ना? तो चलिए, इसका जो परिणाम क्या रहेगा सर? इसका परिणाम रहता है डेल एक्स स्क्वायर माइनस ये डेल एक्स स्क्वायर की बात होती है, ठीक है ना? एक ये और दूसरा इस प्रकार से, और बीच में माइनस लग जाएगा। यहाँ पर ये अग्रांतर है, यानी आगे बढ़ने वाला है, और आगे बढ़ने वाले का मतलब है इसको मैं x प्लस एच का होल स्क्वायर आगे बढ़ा दिया, और माइनस एक्स स्क्वायर इस प्रकार से लिखूंगा, यानी x को आगे बढ़ाते हुए x प्लस एच के रूप में बात करेंगे, और माइनस में ये पश्च संकारक है, और पश्च यानी पीछे हटाने की बात करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ आगे बढ़ाना है, एक्स प्लस एच करना है, और वहां पीछे हटना है, एक्स माइनस एच करना है, बीच में माइनस। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पोजीशन हमारी बनी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका प्रसार करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस होने पर प्लस का 2hx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये माइनस का एच स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव हमारे कट कटा गए सर। जब आप इसको खोलते हैं तो 2hx प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx माइनस प्लस एच स्क्वायर, 2hx भी आपका कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या परिणाम रहा सर? 2h स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहेगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। उस श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है जिसका दूसरा और परवर्ती पद, यानी दूसरा और दूसरे के बाद के जो पद हैं हमारे, वो ये हैं। ध्यान दीजिए, मैं अगर बात करूंगा पद, ठीक है? पद क्या है? 1 2 3 4 ऐसे 5 6 ये पद हैं, ठीक है? और मुझे पद के अंदर इसको पहला पद क्या है ये ज्ञात करना है। दूसरा पद आपका 8 दिया है, तीसरा 3 दिया है, चौथा 0, पांचवा -1 0, इस प्रकार का क्रम है ना। ये 5 पद ही हमारे पास में, तो 5 ये आपको दे रखे हैं, और मुझे पहला पद क्या है उसको ज्ञात करना, ठीक है सर? आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए सर? देखिए, जब हम लोग यहाँ पर पहले पद के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो तुरंत दिमाग में आए कि भाई दूसरे से पहले पर आप जा रहे हैं, है ना, पीछे की ओर आप हट रहे हैं तो e टू पावर -1 और f2 ऐसा आपके दिमाग में आए। भाई दूसरा पद तो आपके पास में ना सर, दूसरे से पहले की तरफ जा रहे हैं, तो e टू पावर -1 और f2 की बात हो जाएगी। और e टू पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1 माइनस डेल्टा, और ऊपर की ओर -1, सॉरी 1 प्लस हो जाता है यहाँ पर, 1 प्लस और ऊपर -1 f2। जब मैं इसका प्रसार करता हूं तो देखिए ये होगा 1 माइनस डेल्टा, आगे की तरफ बढ़ते हुए प्लस n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर, और इस प्रकार से f2 रहने वाला है। जब मैं इसको आगे की तरफ बढ़ता हूं तो ये आपका है सर f2 माइनस डेल्टा f2, ये कट जाएगा, प्लस में डेल स्क्वायर f2, यानी इस प्रकार का हमारा परिणाम ये रहने वाला है, ठीक है? अब चलिए सर, ये कहां से लाना है डेल्टा डेल्टा स्क्वायर को, उसको ध्यान देना। आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? जब मैं इसको लिखता हूं सर, 8 है, 3 है, 0 -1 0, क्लियर है? ये जो पहला वाला मान है, ये तो f2 का मान है ही है सर, ठीक है? दूसरा फंक्शन है उसका मान आपके पास में। अब मैं यहां से नीचे से ऊपर क्रम में घटाऊंगा। 3 में से 8 को घटाने पर कितना आया? -5। 0 में से 3 को घटाने पर कितना आ रहा है? -3। -1 में से 0 घटाने पर कितना है? -1। और 0 में से -1 घटाने पर कितना है? 2, सॉरी 1, है ना? 0 माइनस ऑफ -1 1 के बराबर हो गया। वापस चेक कर लेते हैं। -3 -8 -5 ठीक है? ये जो चीज होगी सर, ये हमारा डेल्टा f2 को रिप्रेजेंट करने, ठीक है? ये -5। आगे फिर से बढ़ते हैं ना, 3 में से -5 को घटाया तो -3, माइनस ऑफ -5 2 हो गया, -1 माइनस ऑफ -3 ये 2 हो गया, 1 माइनस ऑफ -1 ये 2। ये आपका डेल्टा स्क्वायर का मान है। चलिए मान लगा लेते हैं। तो f2 का मान आपके पास में है प्रश्न में 8 हो गया, माइनस सेकंड वाला जो मान रहा डेल्टा का, वो -5 के रूप में रहा, और थर्ड वाला जो मान रहा डेल्टा स्क्वायर का, वो मान रहा आपका 2 के रूप में।
चलें सर इसको देखते हैं। 8 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 2, 8 और 5 13 और 2 कितना हुआ सर? 15। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर ए आपके उत्तर की बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी है? अब देखो बेसिकली वृत्त जो है वो क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड अ प्लेन, यानी किसी एक गोले को, ये बेसिकली आपका गोला है ना? गोला को अगर कोई समतल प्रतिच्छेद करता है, तो गोला जब समतल के द्वारा प्रतिच्छेद होता है, तो जो आपकी आकृति बनती है वो वृत्त बनती है और मुझे उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है इसको ज्ञात करना है। अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? एक छोटे से एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास में ऐसा गोला होता और मैं किसी प्लेन के द्वारा इसका इंटरसेक्शन कर देता, ऐसा ऐसा काट लेता मैं इसको। अब थोड़ा सा दिमाग करें कि अगर मैंने इस गोले का इंटरसेक्शन कर दिया, कोई जरूरी नहीं कि आपने सेंटर से किया, आपने ऐसा इंटरसेक्शन कर दिया, ठीक है? तो ये आपको एक वृत्त नजर आएगा सर। और जो पूरा गोला था आपका, वापस ध्यान दीजिए इधर, ये ऐसा, ये गोला पूरा ऐसा था और हमने एक समतल के द्वारा इसका प्रतिच्छेदन कर लिया। उस गोले का केंद्र निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है? और उस केंद्र के साथ में गोले की त्रिज्या मुझे निकालनी पड़ेगी एक, और उसके बाद में यहां पर ये प्लेन है, इस पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। भाई ये आर हो जाएगा सर आपका, या यूं कहें, हाँ ठीक है आर है, और ये आपका पी हो गया। या ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इसको ए मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, और ये वृत्त की त्रिज्या जो है आपकी आर निकल जाएगी। तो मुझे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे आवश्यकता किस बात की है? भाई यहाँ वृत्त बना किससे? गोले का समतल के प्रतिच्छेदन से आपका जो है एक वृत्त बन रहा है, ठीक है ना? मुझे उस वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए दो चीजें करनी पड़ेगी। गोले का केंद्र निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है? तो हमारा यहाँ पर गोला जो है स्पेयर की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड माइनस टू बराबर जीरो, ठीक है? यहाँ पर यू वी डब्ल्यू की बात कर लेते हैं, सीधा ही लिख देता हूं मैं। इस गोले का जो केंद्र रहता है वह माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू के फॉर्मूले से एक्स के गुणांक का आधा हो गया, वाई के गुणांक का आधा हो गया, जेड के गुणांक का आधा हो गया, ये हो गया सर केंद्र, ठीक है ना? अब उसके बाद में त्रिज्या के बारे में बात करूंगा मैं, और त्रिज्या के लिए हमारा फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। चलिए वैल्यूज को रखते हैं। यू स्क्वायर यानी यहां से 1/4 हो जाएगा, वी स्क्वायर 0 हो गया, डब्ल्यू स्क्वायर अगेन 1/4 हो गया, माइनस ऑफ माइनस टू। कुल मिलाकर कितना हो गया? आधा और दो, ढाई, यानी वर्गमूल में त्रिज्या हो गई 5/2, जो कि ए का रोल प्ले करेगा। ए का रोल प्ले करने वाला मान हमारे पास में आ गया। गोले की त्रिज्या जो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो डायग्राम से बहुत स्पष्ट हो रहा है, ये त्रिज्या ए का रोल प्ले करने वाली है। अब मुझे चाहिए लंब की लंबाई पी। पी का अभिप्राय हुआ गोले का जो केंद्र है, सेंटर ऑफ स्पेयर, 1/2 0 माइनस 1/2 से समतल, और समतल कौन सा है? एक्स प्लस 2y माइनस जेड माइनस 4 बराबर 0 पर डाले लंब की लंबाई से है। और जब लंब डालेंगे एक्स के स्थान पर 1/2 हो गया, वाई के लिए 0 हो गया, माइनस ऑफ माइनस 1/2 माइनस 4 अपॉन में स्क्वायर रूट में एक्स का पड़ोसी 1 का स्क्वायर, वाई का पड़ोसी 2 का स्क्वायर और जेड का पड़ोसी -1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो आधा और माइनस माइनस का गुणा होकर के प्लस, है ना? आधा आधा आधा, एक एक में से 4 गया, -3। और चूंकि देखो लंब की लंबाई है तो उसको आप धनात्मक बना लें, ये हो गया सर 3/वर्गमूल 6। चलिए सर, अब अपने प्रश्न के आंसर की बात करूंगा मैं। भाई त्रिज्या की बात कर रहे हैं हम। त्रिज्या r इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। रूट में ए स्क्वायर, ए का मतलब है उस गोले की त्रिज्या, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 5/2 हो गया, और माइनस में पी स्क्वायर 9/6। सॉल्व कर लेते हैं सर इसको। वर्गमूल 6 आपका एलसीएम बना, 2 का भाग देने पर 3 का 5 से गुणा 15 माइनस 9, यानी 6/6 का भाग 1, और 1 का वर्गमूल कितना बना? 1 बन गया। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। बहुत प्यारा सा प्रश्न है सर। उस वृत्त की त्रिज्या की बात की जा सकती है, ठीक है ना? रेडियस की बात हो गई। अच्छा, इस वृत्त का केंद्र बिंदु पूछा जा सकता है। केंद्र बिंदु का मतलब क्या हुआ?
कि भाई इस गोले के केंद्र से इस पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक से हो गया, तो समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक वाले फॉर्मूले से हम उस वृत्त का केंद्र निकाल सकते हैं। और त्रिज्या के लिए वापस ध्यान देना सर, गोला है, ठीक है, गोले से हमने केंद्र निकाला, गोले से हमने त्रिज्या निकाली, गोले की त्रिज्या a का रोल प्ले कर रही है, और गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई p का मान हो गया, और रूट में a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करते हुए वृत्त की त्रिज्या ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उस द्विघाती शंकु का समीकरण जो तीनों निर्देशाक्षों से होकर गुजरता है। गौर कीजिए सर, भाई देखिए आपके पास में शंकु की बात करने वाले हम लोग, और हमारे जो शंकु का समीकरण होता है जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ जी एच की फॉर्म में होते हैं एफ वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये वो शंकु है, ठीक है। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, निर्देशाक्षों से होकर गुजरता है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये x निर्देशांक से गुजरता है ना, x निर्देशी अक्ष से गुजरे, इसका मतलब क्या है सर, ये 1 0 0 को सेटिस्फाई करेगा। x के लिए जो अपने डायरेक्शन कोसाइंस कह दें, डायरेक्शन रेशियोज की बात कर दें, यानी 1 0 0 से जब इसको आप सेटिस्फाई करवाएंगे, देखो यहां पर a हो गया, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 0 0, है ना। इसका मतलब क्या दिमाग में आया, a बराबर 0 हो गया। इसी क्रम में अगर मैं y निर्देशी अक्ष की बात करता हूं तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा। और z निर्देशी अक्ष की बात करूंगा तो दिमाग में आएगा 0 0 1 की बात होगी। y निर्देशी अक्ष के लिए 0 1 0 से सेटिस्फाई करवाने की बात होगी, और हमारा परिणाम क्या रहेगा, c बराबर 0। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में मान डाल देते हैं, और इक्वेशन 1 से आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई यहाँ पर a का मान 0 है, b का मान 0 है, c का मान 0 है, तो खेल खत्म हो गया। आगे बढ़ते हुए 2f वाई जेड प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सभी में 2 है, कॉमन लेकर के काट लेते हैं, तो हमारा परिणाम हुआ एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके प्रश्न का आंसर है। और जब मैं देख रहा हूं इसमें एफ के साथ में वाई जेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है एफ वाई जेड। जी जेड एक्स नहीं है सर, इनमें से कोई नहीं, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब होना क्या चाहिए था सर, बेसिकली देखिए, होना ये चाहिए था कि इसके अंदर यहां पर अगर जेड होता, इस वाई के स्थान पर गौर करना, तो फिर मेरे ऑप्शन बी की बारी होती, ठीक है, एफ के साथ में वाई जेड, जी के साथ में जेड एक्स। जबकि यहां पर देखो ये हुआ ये कि एक्स वाई यहां पर भी लिखा गया और एक्स वाई इधर भी एक्स वाई ही लिखा गया, जबकि ये होना ये चाहिए जेड एक्स, ठीक है। तो फिलहाल अपने पास में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, तो वो अपने प्रश्न का उत्तर होगा डी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में दूसरे पद में वाई के स्थान पर जेड होने की स्थिति में अपना ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाई इस समीकरण के हल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2x माइनस 10y क्यूब, एक अच्छा सा प्रश्न है। dy बाय डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, जब मैं यहां से dy बाय डी एक्स के मान की बात करूंगा, इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 2x माइनस 10y क्यूब की बात हो गई, dy बाय डी एक्स। लेकिन मुझे स्टार मार्क लगा रहा हूं, मुझे इसको dx अपॉन dy की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उल्टा करना है, रेसिप्रोकल। तो माइनस का 2x अपॉन वाई प्लस का यहां से 10y स्क्वायर, क्यों भाग देंगे तो y क्यूब से y कट करके y स्क्वायर बच गया। अब जब आप इसको अरेंज कर रहे हैं तो dx अपॉन dy, पक्षांतर के बाद में प्लस में 2 अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10y स्क्वायर। तुरंत दिमाग में आएगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक है। और ये r और s वाली हो गई सर, r का मान यहाँ पर 2 अपॉन वाई से रहा और s का मान यहाँ पर 10y स्क्वायर से रहा, तो ये रेखिक अवकल समीकरण हो गई, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली। r और s दोनों आपके पास में हो गए। अब सबसे पहले मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करनी है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा e टू पावर इंट्रिकल r dy से निकाला जाएगा e टू पावर इंट्रिकल r का अभिप्राय हुआ 2 अपॉन वाई dy की बात करेंगे तो e टू पावर 2
1/y के लिए हो गया log y, दो पावर में आ जाएगा तो e टू द पावर log y स्क्वायर, e से log एडजस्ट हो जाएगा, तो बताइए यहाँ पर क्या बन गया सर, y स्क्वायर। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। अब मुझे बताइए समीकरण का हल क्या होता है। समीकरण का हल होता है x मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन dy प्लस c, ये आपका परिणाम होता है। x गुणा y स्क्वायर बराबर s का मान है tan y स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूप में y स्क्वायर dy, इसका सीधा मैं करना चाहूंगा सर अब इसका समाकलन, तो पोजीशन हमारी बन रही है x y स्क्वायर बराबर 10, y की घात 4 है तो y की घात 5/5 प्लस c, 5 के पहाड़े से 10 कट जाएगा सर 2 बार, तो कुल मिलाकर के हमारी पोजीशन क्या बनेगी, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y टू द पावर 5 प्लस c, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन जब देखते हैं हम लोग तो 4 ऑप्शन में मुझे ये चीज नजर नहीं आ रही, इसका मतलब इसको थोड़ा सा मैनेज किया गया है, और कैसे मैनेज किया गया है सर उसको देखें। वाई स्क्वायर का भाग दे दिया गया, क्या कर रहे हैं सर मैनेजमेंट के लिए, वाई स्क्वायर का भाग देने पर हमारा परिणाम है x बराबर 2, वाई स्क्वायर का भाग देने पर वाई क्यूब प्लस c वाई टू द पावर -2, x इज इक्वल टू 2y क्यूब प्लस c वाई टू द पावर -2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के अंदर मेरे प्रश्न का उत्तर है। तो सिंपल सा प्रश्न था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है। अगले प्रश्न की बात करें, इस समीकरण का हल क्या है। देखिए सर आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब p वाला पद होता है तो p में सॉल्वेबल इक्वेशन हमारी होती है, हमारी x और y में सॉल्वेबल होती है। y अगर अकेला है और केवल y है तो y में सॉल्वेबल है, x अकेला है तो वो x में सॉल्वेबल इक्वेशन होती है। यहाँ पर जब मैं देख रहा हूं तो पता लगा कि इस पूरे में y अकेला है, यानी सॉल्वेबल फॉर y की हमारी पोजीशन ये प्रश्न में बनती है। देखिए y माइनस पी एक्स मल्टीप्लाई बाय p माइनस 1 इज इक्वल टू p, y माइनस y का मान निकालना है मुझे, p अपॉन p माइनस 1, तो y इज इक्वल टू पी एक्स p अपॉन p माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए कि सीधा सीधा ये परिणाम हमारे पास में बन रहा है, और ये कौन सी समीकरण का परिणाम बन रहा है, ये हमारे पास में क्लेरो समीकरण बन रही है। ठीक है, और क्लेरो समीकरण क्या चीज होती है सर, y इज इक्वल टू सम, या यूं कहें p फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ p, यानी इस प्रकार से, या इसको ऐसा कर लेता हूं पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स पी। ठीक है, क्लेरो समीकरण वापस ध्यान देना, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p, ये आपकी क्लेरो समीकरण होती है। और इस समीकरण का जो हल होता है, समीकरण का हल जहां p है वो c में कन्वर्ट हो जाता है, तो सी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ c के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। वापस ध्यान देना भाई, जब मैंने कहा देखा कि पता लगा कि केवल y का पद है, y में सॉल्वेबल की फॉर्म बन रही है, लेकिन जैसे ही फॉर्म बनाई तो तुरंत दिमाग का बल्ब लगा, अरे ये तो y बराबर पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p की बात कर रहा है, इसका मतलब क्लेरो समीकरण हो गई। और इसका हल जो रहेगा y इज इक्वल टू p को c में कन्वर्ट करते हुए सी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ c की बात हो जाएगी। तो मुझे बताइए इस समीकरण का हल क्या रहा, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस 1, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर हो गया। क्लेरो समीकरण के माध्यम से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस समीकरण के व्यापक हल के बारे में हमको बात करनी है। देखिए सर हमारी जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात हो रही है इस प्रश्न में। ठीक है, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण का आपका प्रश्न बन रहा है। अब देखो इसके अंदर दो चीजें होती है सर, पहले तो है समीकरण के अंदर जब इसको हल करता हूं तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ऐसा y इज इक्वल टू ई टू पावर x। इसके माध्यम से जब इसको हल करता हूं मैं तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, यानी पूरक फलन यहां से निकल करके आता है, CF निकलता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन। इसको हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर कर लेते हैं, यहां से फैक्टर्स जब करेंगे तो ये d माइनस 1 और d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो d का मान आपका 1 हो गया और d का मान 2 हो गया।
तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं सर, गुणनखंड कर लेते हैं, डी के 2 मान आ गए, तो मुझे बताइए यहाँ से पूरक फलन क्या हो गया सर? हमारा पूरक फलन हो गया y बराबर C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x। ध्यान दो, ये कहाँ से आया सर? x का गुणांक 1 रखना और दोबारा x का गुणांक 2 रखना है। तो C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x, ये आपका पूरक फलन बना। इतना करने के बाद में मुझे ऑप्शन देख लेने चाहिए कि भाई अगर आपको लगे कि भाई कहीं पूरक फलन एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो मुझे उसका अपना पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है पीआई को ज्ञात करने की। लेकिन यहाँ पर तो इस प्रश्न में देख रहे हैं तो सभी के अंदर CF तो आपको एज इट इज दे दिया है। C1 e टू पावर x प्लस C2 e टू पावर x, सभी के अंदर देखो आप देख पा रहे हैं ये सारा का सारा, यानी इस CF से तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ सर। अब कुल मिलाकर के मुझे पीआई निकालना ही पड़ेगा और CF प्लस पीआई के रूप में आपके प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए, जब पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है ना, विशिष्ट समाकलन की बात कर रहे हैं, तो 1 अपॉन ये जो है d माइनस 1 d माइनस 2 और e टू पावर x है। और आपको ये कहा गया है सर, देखिए क्या बताया गया है 1 अपॉन जब फंक्शन ऑफ d होता है और e टू पावर ax होता है, इसके दो परिणाम होते हैं। नंबर एक क्या परिणाम होता है सर? e टू पावर ax अपॉन एफ ए हो जाता है। कब? जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ये 0 के बराबर नहीं बनता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया सर? मतलब कौन 0 नहीं है सर, उसकी बात कर लेता हूं कि भाई एफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता तो ये हो जाता है। और दूसरी चीज हम लोग यहां पर बात करेंगे फैक्टोरी ई टू पावर, ठीक है ना, यहां पर x टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r e टू द पावर ax, इस प्रकार से। ये कब होगा सर? जब एफ ए का मान अगर आपका 0 हो जाता है, तो हम इस फॉर्मूले की बात करने वाले ठीक है सर। चलिए सर, जब मैं यहां पर इसमें e टू द पावर ax यानी a का मान अगर 1 लगाता हूं, तो आपके दिमाग में आएगा इसका मान तो 0 आ रहा है लेकिन इसका मान नहीं आ रहा, तो पहला काम तो इसको निपटा दो। इसमें तो मान रख सकते हैं हम लोग। और जैसे इसको रखेंगे तो 1 अपॉन d माइनस 1, यहां पर 1 रखने पर 1 माइनस 2 और e टू द पावर x हो गया सर। ठीक है, चलें आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। ये पोजीशन हो गई हमारी -1 अपॉन d माइनस 1 e टू पावर x। और मैं यहां पर देख रहा हूं कि अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं सर d को तो ये परिणाम 1 माइनस 1 0 बन रहा है। तो मुझे इसके अंदर फॉर्मूला नंबर 2 लगाना है। यानी पहले तो हमने उसको निपटा दिया जहां पर d के स्थान पर a का मान रख दिया लेकिन 0 नहीं आया, जैसे d माइनस 2 के अंदर d का मान 1 रखने पर। ठीक है, लेकिन अब जब इसके लिए बात करूंगा तो ये पोजीशन हमारी क्या है सर? ये पोजीशन हमारी 1 अपॉन d माइनस 1 माइनस है ना सर, -1 अपॉन d माइनस 1 टू द पावर 1 e टू द पावर x है। ये मैंने क्यों लिखा सर? कि भाई आपके दिमाग में आया होगा कि r है क्या? तो ये जो d का फलन है उसकी जो पावर है ये r1 के बराबर है। ठीक है सर। तो चलिए सर, हमारी पोजीशन ये बन रही है -1, ठीक है, -1 तो है ही है, e टू द पावर ax का मतलब e टू पावर x से हो गया, फैक्टोरियल x टू पावर r का मतलब क्या हुआ सर? x टू पावर r का अभिप्राय हुआ x टू पावर r यानी 1 है, और अपॉन फैक्टोरियल r का मतलब फैक्टोरियल 1 है, तो जो कि हो गया -x e टू पावर x। ये इंटीग्रेशन यानी IF आपका निकल करके आया। वापस ध्यान देना सर, r क्या है? r आपका जो d का फंक्शन है, जो d का पद है उसकी पावर से है, इसलिए मैंने इसको वापस से ध्यान दो, d माइनस 1 को d माइनस 1 टू द पावर क्या लिखा है सर? ऐसा 1 लिखा है, जो कि r का रोल प्ले करने वाला है अपने इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो -x e टू द पावर x आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर है। ये रहा सर -x e टू द पावर x के रूप में। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, समीकरण की बात करें, बात कर रहे हैं पूरक फलन की बात कर रहे हैं। चलिए सर, यहाँ पर जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हमारी हो रही है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx माइनस y इज इक्वल टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सबसे पहला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात करता हूं। मैं यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देने की बात करता हूं, और जैसे ही भाग दे रहा हूं, देखिए हमारे पास में d2y बाय dx स्क्वायर हो गया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर
dy बाय डी एक्स हो गया माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया बराबर x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स टू पावर 1/2 हो गया। ये हमारे पास में जो है SECOND सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हमारी हो रही है और इसका जो फॉर्म हुआ करता है वो ये होता है सर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाय डी एक्स प्लस क्यू y इज इक्वल टू r, जहां पर ये जो p है q है और r है ये तीनों फंक्शन ऑफ x हुआ करते हैं इसमें, है ना। p q r तीनों x के फलन है, बात समझ में आ रही ना। और जब तीनों ही x के फलन हैं तो उसके लिए अब पूरक फलन के बारे में बात करता हूं। हम लोगों ने देखो पिछली क्लास में भी डिस्कस किया होगा, क्लास में भी आपने देखा होगा कि 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 0 होने पर, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है y इज इक्वल टू ई टू पावर x हो जाता है। 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 होने पर y इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स हो जाता है और p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 होने पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू x हो जाता है। और जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सर तो कौन सी कंडीशन यहाँ अप्लाई होने वाली है, तीसरे नंबर की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। चलिए मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, p प्लस क्यू एक्स के बारे में बात करता हूँ। p का मान ये रहा सर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस q का मान माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर x, और ये मान आपके दिमाग में आएगा यहाँ पॉजिटिव टर्म है, यहाँ वही नेगेटिव टर्म है और आपका उत्तर 0 हो गया है। और चूंकि p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 हो गया है तो इसका पूरक फलन y इज इक्वल टू x, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर रहा। चलें सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक कण पर अल्फा कोण पर क्रियाशील दो बल P और Q का परिणामी 2m+1 रूट में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। ध्यान दीजिए भाई, अल्फा कोण की बात आपका प्रश्न कर रहा है, दो बल है, एक P है दूसरा Q है, इनके मध्य का कोण मान लिया अल्फा है ना, प्रश्न दिया है अल्फा कोण है और उसका परिणामी आपके पास में है। तो मुझे होते बलों के परिणामी का जो फॉर्मूला होता है वो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, ये आपका परिणामी का फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक है ना। मैं इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करूंगा। देखिए p का मान p है, q का मान q है, अल्फा का मान अल्फा है, कोई बदलाव नहीं होगा, केवल बदलाव हो रहा है परिणामी रिजल्टेंट r का मान 2m+1 रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये परिणामी का मान है। तो r स्क्वायर के स्थान पर हम लोग क्या लिखते हैं 2m+1 होल स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर कर रहे हैं और यहां से हो गया सर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। मैं उम्मीद करता हूं दिमाग में आपके आ गया होगा, यानी p p है, q q है, कोण अल्फा अल्फा है, केवल r परिणामी का मान प्रश्न में आपको दिया है और r के स्थान पर 2m+1 रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमने रख दिया, तो r स्क्वायर कर लिया। अब चलिए सर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो अभी राइट के अंदर है मैं इसको लेफ्ट के अंदर शिफ्ट कर लेता हूं और लेफ्ट और राइट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। जब ये कॉमन आ चुका है तो लेफ्ट में बचा 2m+1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2pq कॉस अल्फा, ठीक है सर। चलिए अब जब इसका प्रसार करेंगे तो हमारी पोजीशन क्या बनेगी, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्रसार करने पर 4m स्क्वायर प्लस 4m+1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2pq कॉस अल्फा। 1 से 1 आपका कट गया सर। चलिए वैल्यूज रिजल्ट के बारे में, तो ये हो गया सर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 4m बाहर कॉमन करने पर m+1 इज इक्वल टू 2pq 2pq कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब चलिए सर, अब दूसरी स्थिति क्या रहा है कि जब कोण 90 माइनस अल्फा है, देखिए ये चेंज हो रहा है, उस स्थिति में परिणामी 2m-1 है। तो अब आप इसको ध्यान देना सर, केवल और केवल थोड़ा सा चेंज करना है, अल्फा के स्थान पर 90 माइनस अल्फा रखना है और r के स्थान पर आपको 2m-1 p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वर्गमूल रखना है। तो चलिए सेकंड केस की बात कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे सर। फॉर्मूला आपका यही रहेगा सर, आर स्क्वायर
ये हो रहा है सर 2m-1 का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट हैंड साइड में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कॉस अल्फा के स्थान पर 90 माइनस अल्फा। देखिए दो बदलाव हो रहे हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लेफ्ट के अंदर जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जैसे पिछली बार मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिखा था कि भाई ये और ये, अब मैं इसका सीधा प्रसार कर रहा हूँ क्योंकि जब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आया तो इसका प्रसार बचा है। इसका प्रसार यानी 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 बचा, माइनस 1 बचा। और सामने की ओर 2pq और cos 90 माइनस 90 माइनस पहला चरण है, सभी धनात्मक है, लेकिन 90 होने के कारण फंक्शन बदल करके क्या हो गया आपका साइन अल्फा के रूप में कन्वर्ट हो गया। चलिए यहाँ पर 1 से 1 ऐसा काट लेते हैं, 4m कॉमन कर लेते हैं, तो हमारी पोजीशन रहेगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, 4m कॉमन करते हुए m माइनस 1 इज इक्वल टू 2pq साइन अल्फा। ये हो गया सर इक्वेशन नंबर दूसरा। ठीक है जी। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई इक्वेशन नंबर मुझे क्या चाहिए सर, टेन अल्फा किसके बराबर है ना, और टेन अल्फा के लिए इक्वेशन नंबर 2 में आप इक्वेशन नंबर 1 का भाग लगा देंगे, और जब 2 में 1 का भाग लगाते हैं तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपका कट जाएगा सर। ठीक है, 2 में 1 का भाग लगाने पर जो 4m है, ये देखिए सर यहाँ पर 4m है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ पर है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 4m है, ये दोनों कट कटा गए। 2 में 1 का भाग लगा रहे हैं तो यहाँ से 2 में m माइनस 1 ऊपर है, 1 में m प्लस 1 नीचे है, राइट हैंड साइड में 2pq से 2pq कट जाएगा और साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा सर, टेन अल्फा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया सर, m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 टेन अल्फा का मान हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर है ना। बड़ा अच्छा सा सरल सा आपका प्यारा सा प्रश्न रहा था। चलें, एबीसी एक त्रिभुज है, रेखाओं ओए ओबी ओसी के अंदिश लगे 3 बल पी क्यू आर साम्य अवस्था में है, तो ओ अगर लंब केंद्र है तो पी क्यू आर का मान क्या है। देखिए एक बिंदु पर लगे हुए बल अगर साम्य अवस्था में होते हैं तो हम लोग लामी प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न कह रहा है त्रिभुज एबीसी, इस प्रकार से मैंने एक ट्राइंगल बना दिया और इसके नामकरण करते हुए मैंने त्रिभुज एबीसी की बात की, और प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3 बल हैं, है ना। अगर ये बिंदु ओ लेता हूं तो ओ ए के अंदिश एक बल लगा है पी, दूसरा ओबी के अंदिश बल लगा है क्यू, और तीसरा ओसी के अंदिश बल लगा है आर। और ये कह रहा है ओ क्या है, अंतः केंद्र है, और हम लोगों ने पढ़ा होगा सर, मैं स्टार मार्क करके बात करता हूं, ओ अंतः केंद्र होने पर, ओ अंतः केंद्र होने की स्थिति में एंगल बी ओ सी किसके बराबर होता है सर, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 हुआ करता है। ये आपने ज्योमेट्री के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। परिकेंद्र होने पर ट्वाइस ऑफ एंगल ए होता है। अगर मान लिया आपका लंब केंद्र होता तो 180 माइनस एंगल ए हुआ करता है, तो ये आपने पढ़ा होगा। तो चलिए, जब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये जो कोण है वो 90 प्लस ए बाई 2 है, और इसी फॉर्मेट के अंदर दूसरे कोण भी है, मैं यहाँ पर लामी प्रमेय की बात करना चाहता हूं, और हमारी लामी प्रमेय कहती है बल और सामने वाला कोण, यानी पी बल है उसके सामने वाले कोण, उसकी ज्या के अनुपात की बात करते हैं। 90 प्लस एंगल ए बाई 2 बराबर बल क्यू अपॉन में साइन क्यू के सामने, देखिए क्यू के सामने ये वाला कोण होगा, और चूंकि सामने ये बी लिखा है तो वो 90 प्लस क्या होगा सर, बी बाई 2 होगा बराबर आर अपॉन साइन 90 प्लस सी बाई 2। चलिए सर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हैं। पी अपॉन 90 प्लस, 90 प्लस का मतलब दूसरा चरण हो गया, दूसरे में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन 90 होने के कारण ये फंक्शन बदल करके कॉस में बदल गया। पी अपॉन कॉस ए बाई 2 बराबर क्यू अपॉन कॉस बी बाई 2 बराबर आर अपॉन कॉस सी बाई 2 की बात हो गई। तो चलिए अपने प्रश्न के आंसर की बात करते हैं। पी रेशियो क्यू रेशियो आर किसके बराबर हो गया, ये परिणाम हो गया हमारा कॉस ए बाई 2 अनुपात कॉस बी बाई 2 अनुपात कॉस सी बाई 2। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपके दिमाग के अंदर चीज आ गई होगी। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो है अगले प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। पहले लंबाई की एक हल्की छड़ दो खूंटियों पर साम्य अवस्था में रखी गई, यानी खूंटी पर छड़ है, साम्य अवस्था का मतलब है संतुलन के अंदर है, बैलेंस की स्थिति है, खूंटियों की मध्य दूरी डी है। अब गौर कीजिए सर, कुछ चीजें
कुछ डिस्टेंस हम लोगों को मेजर करनी है, जैसे ए है, ये बी है ना। प्रश्न ने कहा कि एल लंबाई की छड़ यानी ए से बी तक की पूरी लंबाई एल है। पहले तो ये दिमाग में आ गया, ए से बी की लेंथ एल। दो खूंटियों पर रखी गई है जिनके मध्य दूरी डी है। मान लेते हैं एक खूंटी यहां पर ये ले लिया मैंने पी, दूसरी खूंटी मान लेते हैं यहां पर ले ली क्यू, और दो खूंटियों के बीच की जो दूरी है, प्रश्न ये कहता है कितनी है सर, ये डी उनके मध्य की दूरी है। आपके दिमाग में आना चाहिए एक खूंटी छड़ के एक सिरे से ए दूरी पर है, जो पहली खूंटी है वह ए दूरी पर है, ऐसा दिमाग में आए। इसी प्रकार से इसका जो गुरुत्व केंद्र है ओ, ये सेंटर में होगा, और जब ओ सेंटर में होगा तो दिमाग में क्या जोड़ लगाओ, ओ से लेकर के ए तक की लंबाई, या यहां पर लिख देता हूं मैं, ओ से ए की जो लंबाई रहेगी वो L/2 हो जाएगी आपकी, है ना, क्योंकि पूरी छड़ की लंबाई है L है, तो इसका गुरुत्व केंद्र जो है सेंटर में रहने वाला L/2 हो जाएगा। मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा पीडी। देखो मैं एक तो पीडी निकालने वाला हूं, ठीक है, तो पीडी का मतलब क्या हुआ सर, ए ओ माइनस एपी से हुआ, और ए ओ का मतलब किससे हुआ सर, L/2 माइनस ए से हुआ, ठीक है। पीडी का मान तो ये हो गया, और मुझे चाहिए सर पीडी। पीडी कहां से हुआ सर, ये पीओ है, ये पी से ओ की लंबाई है, ये पी और ये ओ, पी से ओ की लंबाई ओ ए माइनस एपी को घटा करके हम लोगों ने प्राप्त की। और एक मुझे चाहिए ओ क्यू का मान, तो तुरंत दिमाग में ओ क्यू के लिए क्या करना है, पी क्यू माइनस पीओ की बात कर ले, पी क्यू का मान है डी, और पीओ का मान अभी भी निकाला L/2 माइनस ए, ठीक है। इसको हम लोग अगर चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दो लसअप लेते हुए L-2a ऐसा लिख सकते हैं, और यहां पर दो लसअप लेते हुए 2d माइनस एल प्लस 2a ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न हमारा कह रहा है खूंटियों पर दबाव। मान लेते हैं पी खूंटी पर जो प्रेशर है वो P1 है, क्यू खूंटी पर प्रेशर P2 है। देखिए सर दोनों पर जो आघूर्ण होगा वो आघूर्ण आपस में बराबर होगा, तभी तो साम्य अवस्था में। भाई अगर मान लिया यहाँ से प्रेशर ज्यादा होगा तो खूंटी इस प्रकार घूम सकती है, अगर इधर प्रेशर अगर ज्यादा कर दे तो वो खूंटी ऊपर यूं घूम जाएगी, जो है ना आपकी छड़। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए दोनों पर प्रेशर समान है, समान यानी उनका आघूर्ण, भाई साम्य अवस्था में है तो उनके आघूर्ण समान है, तो इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 का गुणा OP से करें और P2 का गुणा OQ से करें तो साम्य अवस्था की स्थिति है। तो P1 OP का मान है L-2a/2 बराबर P2 OQ का मान 2d माइनस एल प्लस 2a/2। दोनों पक्षों में देखिए 2 कट गया। P1 P2 का अनुपात मुझे चाहिए सर, P1 अनुपात P2 उल्टा क्रम रहेगा 2d माइनस एल प्लस 2a अनुपात L माइनस 2a, ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हुआ। 2d माइनस एल प्लस 2a, 2d माइनस एल प्लस 2a अनुपात L माइनस 2a। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सर ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर नजर आ रहा है, ठीक है ना सर। चलें सर आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के साम्य अवस्था की स्थिति में है तो दोनों खूंटियों पर जो आघूर्ण बनने वाला है ओ के रेस्पेक्ट में वो आघूर्ण बराबर होगा, तभी जाकर के वो जो है छड़ संतुलन की स्थिति में रहेगी, अदरवाइज छड़ जो है घूम जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, एक समान त्वरण से गतिमान एक कण अपनी गति के 11वें सेकंड में 720 सेंटीमीटर और 15वें सेकंड में 960 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, कण का प्रारंभिक वेग कितना है। देखिए सर आपके दिमाग में आना चाहिए n वें सेकंड में तय होने वाली दूरी के लिए फॉर्मूला होता है Sn बराबर u प्लस 1/2 f 2n-1, ये आपका फॉर्मूला लगा करता है सर, है ना। n वें सेकंड में तय दूरी, n वें सेकंड में तय दूरी के लिए फॉर्मूला होता है। चलिए पहला जो केस हमारा है उसमें देखें, पहला केस ये कहता है कि 11वें सेकंड में तय होने वाली दूरी से रहा सर, ठीक है। 11वां सेकंड में 720 सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो चलिए Sn आपका हो गया 720 सेकंड, u आपके पास में है 1/2 f आपको निकालना पड़ेगा, और 11 दूना 22 में से एक गया 21, ये आपका हो गया सर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस हमारा कहता है 15वां सेकंड और तय होने वाली दूरी कितनी है
960 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से 960 सेंटीमीटर की दूरी तय हो रही है। u हो गया 1/2 हो गया, f हो गया, और यहाँ पर 15 दूना 30 में से एक गया 29, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मुझे चाहिए सर u का मान। तो पहला काम ये करें, पहले तो सीधे सीधे घटा देते हैं, सीधा घटा करके f का मान निकाल देते हैं, और f का मान किसी भी समीकरण रखते हुए u का मान हम लोग प्राप्त करते हैं। चलिए देखें, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाना, 960 में से 720 को घटाना, तो ये हो रहा है 240, u में से u घट गया 0, 1/2 f, 29 में से 21 चला गया 8, यानी 1/2 f कॉमन आ गया बेसिकली घटाने के लिए, तो ये आपका 4 हो गया, और यहाँ से f का मान 240/4 यानी 60 हो गया, और चूंकि f है, त्वरण है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इस प्रकार से आपका परिणाम, अगर यूनिट आपको चाहिए तो। अब चलिए इसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, 720 बराबर u प्लस 1/2 गुणा 60, f का मान गुणा 21, 2 के पहाड़े से 60 काट लेते हैं हम लोग 30 बार। 720 बराबर u प्लस 21 या 63 300 600 सॉरी 30 है ना, 21 या 63 630 हो गया, और घटाने पर u का जो मान रहा 720 माइनस 630, और ये परिणाम रहा सर आपका 90 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी बिंदु ए के ओ के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 3 बिंदु हैं, और इस प्रकार से है कि ओ ए बी और बी सी, ठीक है ना, बराबर है। देखिए हमारी स्थिति ये है सर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, ये सबसे ऊपर ओ है, इसके नीचे बिंदु ए है, उसके नीचे बिंदु बी है, और उसके नीचे बिंदु ऐसा सी है, और प्रश्न ये कहता है कि OA, AB और BC बराबर बराबर है। अगर मैं OA को H मानता हूं तो AB भी H माना जाएगा और BC भी H ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों बराबर बराबर है। एक कण को O से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, यानी कि आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं फ्रीली, और फ्री ड्रॉप करने का मतलब है U का मान 0 है। हमारा प्रश्न कह रहा है OA, AB और BC दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात क्या है। तो OA दूरी के लिए हमने कहा T1 समय है, OA की बात करते हैं, T1 समय की बात हो रही है। OB की बात अगर करता हूं मैं, और इसके अंदर हम बात करते हैं T2 समय है, और OC की बात कर लेते हैं, तो ऐसा कर लेता हूं मैं, पूरी समय कितना लगा, T3 आपका समय लगा। चलिए सर, तो कुल मिलाकर के O से A की बीच की जो है अपना टाइम T1 की बात कर ली, O से B तक T2 और O से C तक के लिए T3 की बात कर ली, और गति के जो है हम लोग दूसरे समीकरण की बात यहाँ पर करने वाले हैं, और गति का दूसरा समीकरण H बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है ना। मुझे इसको 3 बार अप्लाई करना है। पहली बार मुझे अप्लाई करना है, देखो, दूरी OA के लिए, और जब दूरी OA के लिए मैं अप्लाई करूंगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, H का मतलब तो H रहा, U का मतलब 0 हो गया, 1/2 G, और T का मतलब यहाँ पर T1 स्क्वायर से रहा, और यहाँ से देखिए सर, T1 स्क्वायर का मान 2H/G हो गया, और इस स्थान पर T1 का मान क्या रहा सर, रूट में 2 रूट H/G हो गया। ये T1 का मान हो गया O से A के बीच में लगने वाला समय। अब मैं बात करूंगा सर OB दूरी के लिए बात करूंगा। अब देखिए H का मतलब अब 2H हो गया सर, क्योंकि O से लेकर के B तक की पूरी यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। ये H दूरी O से A है और A से B भी H दूरी है, तो 2H बराबर 0 प्लस 1/2 G, और कुल समय हमने T2 माना था। T2 जो है अलग से नहीं माना A से B का, T2 हमारे द्वारा माना गया है, देखो यहां से यहां तक, यानी O से लेकर के B तक की पूरी बात की गई। और जब मैं इसको हल करूंगा तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा, T2 स्क्वायर बराबर क्या हो गया सर, 4H/G की बात हो गई, और T2 का मान हो गया 2 रूट H/G हो गया, ठीक है। और इसी क्रम में जब मैं OC की बात करूंगा तो यहां पर हो जाएगा सर कुल ऊंचाई या कुल दूरी 3H, 0 प्लस 1/2 G T3 का स्क्वायर, और यहां से T3 स्क्वायर जो रहा वह 6H/G है, और T3 का मान यहां पर एक काम वर्गमूल 6 वर्गमूल H/G हो गया। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि OA, OB और OC दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात, तो हमारा आंसर क्या रहा भाई, ये तो OA दूरी के लिए तो T1 हो गया, OB दूरी के लिए T2 माइनस T1 हो गया, और OC के लिए
T3 माइनस T2 हो गया। ऐसा ही हुआ ना सर? भाई अगर T2 दूरी में O से B तक पहुंच रहा है और T1 समय में O से A तक पहुंच रहा है, तो A से B के लिए T2 माइनस T1 हो गया। और इसी क्रम में पूरी O से C तक पहुंचने में T3 समय है और O से B के लिए T2 समय है, तो घटाते हुए T3 माइनस T2 ऐसा अपना ये परिणाम हो गया। तो चलिए T1 का मान T1 का मान हो गया सर रूट H बाय G अनुपात T2 माइनस T1, तो 2 माइनस रूट H बाय G अनुपात T3 माइनस T2 की बात करेंगे तो वर्गमूल 6 माइनस 2 रूट H बाई जी, क्योंकि H बाई जी रूट में सब में है, कॉमन आ गया सर आपका, ये आपका कट आ गया। लेकिन अभी मेरा उत्तर यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा है तो क्या करना है मुझे, वर्गमूल 2 का भाग देना है। और जैसे ही वर्गमूल 2 का भाग देंगे तो ये 1 हो गया। वर्गमूल 2 का भाग देने पर रूट 2 माइनस 1 हो गया और वर्गमूल 2 का भाग देने पर रूट 3 माइनस रूट 2, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया सर। तो 1 रेशियो रूट 2 माइनस 1 रेशियो रूट 3 माइनस रूट 2, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टी समय में एक प्रक्षेप्य अपने प्रक्षेप पथ के बिंदु पी तक पहुंचता है। देखिए, और टी डैश समय में यह बिंदु पी से क्षैतिज समतल पर टकराता है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। यहां से कोई प्रक्षेप पथ पर जा रहा है और मान लेते हैं ये पी बिंदु पर पहुंच गया और यहां तक पहुंचने में उसको टी समय लगता है और उसके आगे बढ़ता हुआ क्षैतिज धरातल पर यानी बिंदु ए पर टकराता है और उसके लिए टी डैश समय और लेता है। प्रश्न कह रहा है बिंदु पी की क्षैतिज समतल से ऊंचाई कितनी है। तो मुझे बताइए यहाँ पर उड्डयन काल क्या हो गया, पहले तो ये बताओ। उड्डयन काल तुरंत दिमाग में आया, 2u प्रक्षेप के लिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी हो गया और अल्फा जो है कौन हो गया, तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी, ये उड्डयन काल हो गया। और आपके दिमाग में आना चाहिए उड्डयन काल यानी t प्लस टी डैश से हो गया सर। 2u साइन अल्फा अपॉन जी, यानी कि यहां से O से लेकर के वापस क्षैतिज धरातल A तक पहुंचने में उसको लगने वाला समय यहाँ t है और वहां t डैश है, तो टोटल t प्लस टी डैश हो गया। मैं यहां से u साइन अल्फा का मान निकालता हूं और u साइन अल्फा का मान क्या हो गया, 1/2 g t प्लस टी डैश। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई सर। पहली चीज तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि u साइन अल्फा का मान क्या हुआ। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं गति के दूसरे समीकरण की, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है ऊपर भी जा रहा है ना, और गति का हमारा दूसरा समीकरण जो रहेगा वो h बराबर u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका गति का दूसरा समीकरण है। लेकिन जो u होगा मुझे उस u का ऊर्ध्वाधर घटक काम में लेना है। ये थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना। अगर केवल वर्टिकली ऊपर की ओर होता तब तो h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता, लेकिन चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है तो u का मतलब एग्जैक्टली u से नहीं है। u का अभिप्राय u के ऊर्ध्वाधर घटक यानी u का अभिप्राय u साइन अल्फा से है। तो चलिए सर h का मान मुझे चाहिए ऊंचाई, u का अभिप्राय हुआ u साइन अल्फा गुणा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। चलो इसका मान लगा देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से ये मान रखा जाएगा 1/2 जी टी प्लस टी डैश गुणा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर गुणा करने पर 1/2 जी टी का गुणा टी स्क्वायर प्लस 1/2 जी टी डैश माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। 1/2 जी टी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कट गया और आपकी ऊंचाई क्या बन गई सर, 1/2 जी टी डैश। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 1/2 जी टी डैश ऑप्शन नंबर ए में आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है सर। तो कुल मिलाकर के 91 से लेकर के 130 तक के जो 40 सवाल है ना, सामान्यतः जो हमारे पास में ग्रेजुएशन के 40 प्रश्न बनते हैं। अब देखो इस बार क्या स्थिति होती है। भाई पिछला अनुभव यही कह रहा है कि भाई 40-40 जो प्रश्न आपके आ रहे थे, तो ये 40 प्रश्न कैसे आपको सॉल्व करने हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर इस पार्ट के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है सर। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।